हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान असली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेगा मैराथन लेके आ गया हूँ आपके लिए। सारे ही यूनिट्स इसमें कवर करने वाले हैं हम, और बहुत ही जल्दी में कवर करने वाले हैं। हम कह देंगे कि एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, रिवीजन भी मैं नहीं कहूँगा इसको, एक ओवरव्यू। और जाते जाते एग्जामिनेशन में जाने से जस्ट पहले ये सेशन आपको देखना है, और आपको एक सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, किस बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। और थोड़ा थोड़ा जिस्ट देते हुए मैं चलूँगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सारे यूनिट्स जो हैं वो रिवाइज हो गए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये बहुत ज़रूरी है। आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी कल आपका एग्जामिनेशन है, आज ये वीडियो जो है लेट नाइट में आपको मिल रहा है, और मैं आशा करूंगा कि आप जाने से पहले ज़रूर इस वीडियो को देख लेंगे। तो यूजीसी नेट जेआरएफ का मेगा मैराथन आज है 2 जनवरी, और 3 जनवरी को एजुकेशन सब्जेक्ट वालों का एग्जामिनेशन है। तो उनको यहाँ पर मैं संबोधित कर रहा हूँ, यानी उन्हीं को बोल रहा हूँ कि आपका एग्जामिनेशन कल है। वैसे तो ये पेपर 1 का है, तो आपको जो है वो सारे ही सब्जेक्ट्स में यूज़ आने वाला है। स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। सबसे पहले टीचिंग होता क्या है? टीचिंग एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को, ज्ञान को, हमारे जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, और जो एटीट्यूड है हमारा, लर्नर्स को जो है ना वो इम्पार्ट करते हैं। और इम्पार्ट करने का मतलब सिर्फ ट्रांसफ़र से नहीं है, बल्कि उनके अंदर बिहेवियरल चेंज हम लाने की कोशिश करते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम सिस्टमेटिक और इंटेंशनल एक्टिविटी करते हैं जो कि लर्निंग को प्रमोट करता है। टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, और इसमें क्रिएटिविटी चाहिए, इसमें नवाचार या इनोवेशन चाहिए, और इसमें जो है वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यानी कि बहुत ही गहन रूप से आपको समझना होगा कि पेडागॉजिकल मेथड्स क्या क्या होते हैं, कैसे आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, आप जो है उनको पढ़ाने की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं, उनको कैसे आप अपनाओगे ताकि लर्निंग को, अधिगम को आप बेहतर कर सको। ये है टीचिंग, ये है शिक्षण। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या उद्देश्य है जो शिक्षण है, टीचिंग है इसकी? तो सबसे पहला है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये 3 डोमेन में मैंने इसको डिवाइड किया। कॉग्निटिव आपके माइंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आपके बौद्धिक क्षमता जो हम कहते हैं, इसके ऊपर जो फोकस हम करते हैं। जैसे कोई चीज़ आपको समझ आया कि नहीं, उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में, उसको एनालाइज करना, ये सभी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो कैसे आप एटीट्यूड शेप कर रहे हो, कैसे आप जो है मूल्य यानी वैल्यूज़ जो है इसको इम्पार्ट कर रहे हो, फीलिंग्स को कैसे आप जो है हैंडल कर रहे हो, कैसे इमोशंस को हैंडल, ये अफेक्टिव डोमेन में आता है। और साइकोमोटर डोमेन जो होता है ना, इसमें आप फिजिकल और मोटर स्किल्स जो डेवलप करने के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम शिक्षार्थियों के, स्टूडेंट्स के अंदर अपने ये फिजिकल और मोटर स्किल्स डेवलप करें, उनको हम फिजिकली भी एक्टिव रखना चाहते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका वैल्यू सिस्टम भी बेहतर करना चाहते हैं, और उनका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो उनकी बौद्धिक क्षमता है, उसका भी विकास करना चाहते हैं। तो ये उद्देश्य है टीचिंग का। ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं 360 डिग्री इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है। टीचिंग के लेवल अलग अलग होते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है बार बार। मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था। इसमें रटने के बारे में, आप कोई भी चीज़ अगर रट के समझ रहे हो, रिकॉल कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, ये सभी आ जाता है। बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग है ये, सबसे बेसिक। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये मॉरिसन ने दिया था। इसका फोकस होता है कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। आप जो है वो कैसे समझ रहे हैं, कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, व्याख्यान कैसे कर रहे हैं किसी चीज़ को, कैसे रिलेट कर रहे हैं। देखिए, रिलेट वाली बात जो है याद रखेंगे, ये कीवर्ड्स हैं, है ना। जब भी ये कीवर्ड्स दिखें तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको टिक करना है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ये हंट ने दिया था, हाईएस्ट लेवल माना जाता है ये, और ये आलोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस करता है। ये समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करता है, और आप जो है वो असल जीवन में कैसे उपयोग करेंगे, एप्लीकेशन नॉलेज का क्या होगा, नए नए सिचुएशंस, नई नई जो है वो आपके सामने अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो इसके लिए आप रिफ्लेक्टिव लेवल का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था। अच्छा, हर्बर्ट हड़बड़ी में, यानी अगर हड़बड़ी में रहोगे तो आप रट लेते हो चीज़ों को, तो ऐसे याद कर सकते हो। और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल देखिए, हंट हंट मतलब अगर आप जो है ना सबसे हाईएस्ट आपका जो शिकारी होते थे पहले, वो बहुत ज़्यादा जो है अपना फोकस बना के रखते थे अपने शिकार के ऊपर, क्योंकि थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ, जैसे शेर है, और शेर क्या करता है, अगर शिकार करता है तो उसका फोकस रहता है, थोड़ा भी इधर उधर हुआ उसका शिकार जान जाएगा और वो छूट जाएगा। तो यानी हंट करने के लिए आपको हाईएस्ट लेवल जो है वो चाहिए, और ऐसे याद कर सकते हो रिफ्लेक्टिव लेवल को। बाकी जो बचा वो अंडरस्टैंडिंग लेवल, मॉरिसन। इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं टीचिंग के। तो टीचिंग एक डायनेमिक प्रोसेस होता है ना, एक गतिशील प्रक्रिया हम इसे कह सकते हैं। इसमें हम जो है ना
देखते हैं कि कैसे बदल रहा है टीचिंग आज की डेट में। आप देख रहे हो कि कैसे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आपके तकनीक प्रौद्योगिकी आया है, इसके इंट्रोडक्शन के बाद टीचिंग उसका पेडागोजी और लर्नर के नीड्स के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। इसलिए इसको हम डायनेमिक कहते हैं, स्टैटिक नहीं कहते हैं। ये जो है ना वो गतिक कौशल जिसे हम कहते हैं ना कि डायनेमिक स्किल कैसे डेवलप करें, तो वैसे ही ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, गतिक प्रक्रिया है, ये एक तरीके से गतिशील होता है। ये इंटरैक्टिव होता है टीचिंग जो है ना, ये इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें जो शिक्षक हैं और शिक्षार्थी इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है और ये गोल ओरिएंटेड होता है, यानी इसका एम होता है कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशनल आउटकम को अचीव करना, कुछ ना कुछ आप अचीव करना चाहते हो जब आप टीचिंग करते हो। तो टीचिंग मेथड जो होता है ना वो अलग अलग होते हैं। एक तो जो शिक्षक केंद्रित होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, कुछ शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, और एक तो होता है दोनों का मिक्स, ब्लेंडेड लर्निंग जिसे हम कहते हैं। तो ब्लेंडेड लर्निंग में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन का मिक्स होता है ना। टीचर सेंटर्ड मेथड में जैसे लेक्चर मेथड हो गया जिसमें आप आ रहे हो और लेक्चर देके चले जा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया जहाँ पे आप डेमो दे रहे हैं, तो वो टीचर का ही रोल होता है मेन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है ना। और यहाँ टीचर जो है ना वो प्राइमरी सोर्स माना जाता है नॉलेज का। टीचर जो है वो आते हैं और अपना जो है व्याख्यान दे के चले जाते हैं, है ना। उसमें ज़्यादा लर्नर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वही लर्नर सेंटर्ड मेथड जो होते हैं ना, इसमें डिस्कशन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है और फोकस होता है कि कैसे हम अनुभवात्मक शिक्षण यानी एक्सपीरियंसल टीचिंग कराएं, और उसके लिए उनका अधिगम जो होगा वो एक्सपीरियंसल होगा। और इसमें हम सक्रिय जो शिक्षार्थी हैं उनके पार्टिसिपेशन, उनका जो भागीदारी है वो सक्रिय रूप से हो, इसके ऊपर फोकस करते हैं, है ना। तो ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग को मिक्स करके हम करते हैं। इफेक्टिव टीचिंग के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले आप जो है प्रभावी शिक्षण कब कर पाएंगे, जब आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्लियर होगा कि आपको क्या पढ़ाना है और किस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कौन सा कक्षा है, उसको कैसे पढ़ाना है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनको पढ़ाना क्या है, जो टीचर है। फिर यहाँ पर सक्रिय जो भागीदारी हो वो बनी रहे, एक्टिव पार्टिसिपेशन बना रहे, और स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे। फीडबैक इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमली और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते रहेंगे और लेते रहेंगे टीचिंग में एज ए टीचर, तो लर्निंग जो है ओवरऑल बेहतर होता है ना। स्टूडेंट्स को बताना है कि उनके अंदर क्या खामियां हैं और कहाँ उनको काम करने की आवश्यकता है, और आपको भी जानना है कि आपके टीचिंग में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है और कैसे आप उसको सुधार कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी लाना होगा अपने टीचिंग में, आपको अपने आप को बदलना पड़ता है, तो एडजस्ट करना पड़ता है टीचिंग मेथड्स को। जो भी आपकी पद्धति है उसको आप एडजस्ट करिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके नीड्स के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको चेंज करना होगा। मान लीजिए कि आपके कक्षा में जो है ना वो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, CWSN जिसे हम कहते हैं, वो है कोई, यानी कि कोई दिव्यांग बच्चा आपके कक्षा में है, उसकी कुछ और ज़रूरतें हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से आपके अपनी टीचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखना होगा। ऐसा ना हो कि बहुत ही रिजिड करिकुलम आपने बना दिया जिसमें कोई बदलाव ही नहीं हो सकता। प्रभावी शिक्षण के लिए ऑफ कोर्स हमने बात किया कि क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, फीडबैक और अडेप्टेबिलिटी चाहिए। टीचिंग एड्स और रिसोर्सेज जो हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं आपके शिक्षण को और प्रभावी बनाने में। तो एक तो विजुअल एड्स होती हैं, जैसे चार्ट, ग्राफ, वीडियोज़, जिसे देख सकते हैं हम। तो चार्ट हम देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं, जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, और उससे अपने समझ को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तकनीक जो शिक्षण में उपयोग होता है, तो हम मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑडियो विजुअल, है ना, जिसमें ऑडियो भी मिलता है और वीडियो भी। और इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो लर्निंग को सपोर्ट करता है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल में टेक्स्ट बुक हो गया, रेफरेंस बुक हो गया, हैंडआउट्स हो गया, जो कि कंटेंट प्रोवाइड करता है। इवैल्यूएशन सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन आता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, तो देखिए जो इवैल्यूएशन या जो असेसमेंट आप कंटिन्यूअस करते हैं, यानी कक्षा के दौरान अगर कहीं क्वेश्चन में आपको ड्यूरिंग दिख जाए, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, तो वो हो जाएगा फॉर्मेटिव। याद रखिएगा, फॉर्मेटिव मतलब ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है। समेटिव जो होता है ये एट द एंड ऑफ द यूनिट, यानी कि अंत में होगा, जब भी आपका यूनिट या कोर्स अंत हो जाएगा, ओवरऑल लर्निंग उसके बाद आप करते हो। जैसे ईयर एंड एग्जामिनेशन होता है और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, तो उसके लिए जो है ये समेटिव इवैल्यूएशन होता है। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होता है ना, ये जो भी शिक्षार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या मजबूत पक्ष हैं और उनके जो है कमज़ोर पक्ष कौन कौन से हैं, इसको जो है आप इंस्ट्रक्शन बिग मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा शुरू करने से पहले आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है ना कि कौन सी बीमारी है, वैसे टीचर को डायग्नोस करना होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों को फेस करना पड़ रहा है, बच्चों का लेवल क्या है, और उसके हिसाब से अपने जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, तो अगर आपसे पूछ ले
कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जाता है ना, कि असेसमेंट फॉर, है ना, असेसमेंट ऑफ और असेसमेंट ऑफ एज, है ना, तीन चीज होता है। फॉर, ऑफ, एज अगर पूछे तो फॉर, असेसमेंट फॉर तो आप क्या बोलोगे, फॉर्मेटिव हो जाएगा, फॉर से फॉर्मेटिव, है ना। और असेसमेंट ऑफ तो ये समेटिव हो जाता है ना, समेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। और अगर असेसमेंट एज बोलोगे तो असेसमेंट एज मतलब क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से जो पीयर इवैल्यूएशन होता है ना, कि जो स्टूडेंट्स खुद का ही कर, या सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, तो आप जो है ना स्टूडेंट्स खुद का ही जो है इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो हो जाता है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्लानिंग होता है सबसे पहले, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मटेरियल्स चूज करते हैं और लेसन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी आप कंटेंट को डिलीवर करते हैं इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी यूज करके। और असेसमेंट होता है, जहां पर आप उस लर्निंग, जो स्टूडेंट्स के लर्निंग है उसको असेस करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं और उनको ग्रेड्स वगैरह देते हैं। जो भी जरूरत होता है इंस्ट्रक्शन में वो पहले आप एडजस्ट करते हैं फॉर्मेटिव में, और समेटिव में उनका फाइनल इवेल्युएशन करते हैं। इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या बैरियर्स आ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, अवरोध क्या पैदा हो सकते हैं। तो सबसे पहला बैरियर जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो आ सकता है। तो कम्युनिकेशन बैरियर में क्या हो सकता है कि हम लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकता है, कि आप जो पढ़ा रहे हैं उस वो क्लियर ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो गया हो, है ना। लैक ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, यानी टीचिंग मटेरियल ही इनसफिशिएंट हो, जितना उनको ज़रूरत है उतना आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जैसा यूज़ करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। या फिर अगर स्टूडेंट की डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, उनके अलग अलग ज़रूरत हैं, विविधता है, तो उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं, तो आपको लर्निंग स्टाइल भी बदलना पड़ेगा। कल्चरल बैकग्राउंड उनका अलग अलग है, तो उसके हिसाब से आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। एबिलिटी उनकी अलग अलग है, कोई बहुत ज़्यादा प्रोडिजी, बहुत ज़्यादा जो है गॉड गिफ्टेड है, और कोई जो है ना स्लो लर्नर है। तो आपको जो है ना ये दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इन दिक्कतों को पार करके आगे बढ़ना है, और आपको अपने आप में बेहतरी करना है, और तभी जाके एक बेहतर इफेक्टिव टीचर आप बन सकते हो। और इफेक्टिव टीचिंग यानी कि प्रभावी शिक्षण आप करा सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट 1। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। मैंने बताया था कि ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे, बढ़ते हैं अब रिसर्च एप्टीट्यूड पे। रिसर्च क्या होता है? एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसका एम है कि हम नए नॉलेज को डिस्कवर करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करें। रिसर्च में आप कलेक्ट करते हैं डेटा को, एनालाइज करते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्यान करते हैं डेटा को, ताकि कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आप आंसर कर सके, या फिर हाइपोथेसिस कोई हो तो उसको आप टेस्ट कर सके। परिकल्पना जो है उसको परीक्षण करने का भी काम आप रिसर्च में करते हैं। रिसर्च के जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले तो रिसर्च सिस्टमेटिक होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ फॉलो, रिसर्च का एक प्रोसेस है कि कैसे उसको फॉलो करना, और उस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ता है उसी तरीके से। यानी कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, स्पेसिफिक स्टेप्स यहाँ पर पहले से बताए गए हैं, उन चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है। रिसर्च का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। रिसर्च अनबायस्ड होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई झुकाव किसी भी पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए, और एविडेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। रिसर्च जो है ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बिना एविडेंस के ऐसे ही रिसर्च कर रहे हो, वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। रिसर्च लॉजिकल होना चाहिए, क्लियर रीजनिंग आप प्रोवाइड करें, रेप्लिकेबल होना चाहिए, ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जिसे रिपीट किया जा सके सिमिलर आउटकम के साथ, और एम्पेरिकल होना चाहिए, यानी कि ऐसे एविडेंस हो जिनको आप मेजर कर सको, है ना। तो मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, ये दोनों अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि एम्पेरिकल, अनुभवजन्य होना चाहिए रिसर्च, है ना। और ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही कर पा रहे हो, इसको रिपीट किया जा सके, दूसरे लोग भी अगर रिसर्च कर रहे हैं तो रेप्लिकेबल हो आपका रिसर्च। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पर। तो देखिए, रिसर्च जो है ना वो बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च जिसे कहते हैं, वो नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास मैंने आपको दे दिया कि एक पैराग्राफ दे दिया, और उसको और ज़्यादा डिटेल में आप जो है एक्सपैंड कर रहे हैं कोई भी डायरेक्ट एप्लीकेशन के बिना, तो वो हम कहते हैं बेसिक या प्योर रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? तो अगर आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च में होता है। एक्शन रिसर्च में क्या होता है? आप जो है ना वो सबसे पहले तो एक्शन रिसर्च में इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये याद रखेंगे, अगर ये लिख दिया तो एक्शन रिसर्च हो जाएगा, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये जो है इसका एम होता है कि कैसे आप इंप्रूव करेंगे प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एक पॉपुलेशन का या फेनोमेना का आप डिस्क्राइब करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं और उसका कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है, इसमें आप जो
आपके पास्ट इवेंट्स हैं, पुराने जो भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, उसको आप जो एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और प्रेजेंट में उसका क्या उपयोग है उसको समझने के प्रयास करते हैं आप। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होता है ना, ये एग्जिस्टिंग कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करता है और कोई भी इवेंट को डिटरमाइन करना कि क्या उसका कारण है, इसके लिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हम करते हैं। एथनोग्राफी में आप क्या करते हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है और कोई भी कल्चरल फेनोमेना को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके अंदर अगर अगर आप बहुत ही डिटेल में जाके आप उसको समझना चाहते हैं, कोई भी कल्चर कोई भी ट्रेडिशन को, उसको हम कहते हैं एथनोग्राफी, जहाँ पर रिसर्चर जो है वो पार्ट बन जाता है उस ग्रुप का, है ना। एक आप पार्ट बन जाते हैं उस कल्चर का, उस ग्रुप का, और एकदम डिटेल में, बिल्कुल ही जो है ना डिटेल में उस चीज़ को समझना चाहते हैं। रिसर्च की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे आप, है ना। यानी कि आप रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, और इसके बाद आप लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, आप एग्जामिन करेंगे एग्जिस्टिंग रिसर्च को, है ना, कि ये रिसर्च प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो एग्जिस्टिंग रिसर्च को एग्जामिन करते हैं समझने के लिए कि अभी करेंटली क्या क्या जो है वो नॉलेज है, किस किस टाइप का नॉलेज अवेलेबल है, और जो भी अभी तक काम हो चुका है उसको आप रिव्यू करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद। फिर आप फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाते हैं जिसमें आप कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन या प्रेडिक्शन प्रपोज करते हैं। फिर रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं जहाँ पर आप प्लान करते हैं कि कैसे आप रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, इसमें कौन कौन से मेथड्स आप सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या टूल्स आप सेलेक्ट करेंगे। फिर डेटा कलेक्शन का समय आता है जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं सर्वे या एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से। फिर डेटा एनालिसिस होता है जहाँ पर आप जो है ना व्याख्यान करते हैं डेटा का, उसको उसका विश्लेषण करते हैं और फिर स्टैटिस्टिकल या क्वालिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। फिर इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन तक आप पहुँचते हैं, आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो भी एनालिसिस आपने किया उसके बेसिस पे आप जो है ना उसका अंत में जो निष्कर्ष है वो निकालते हैं, और फिर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं रिसर्च प्रोसेस का, क्या क्या चीज़ें की, किन किन माध्यम का उपयोग किया, किन किन सोर्सेज को उपयोग किया आपने, उसका साइटेशन आप करते हैं, है ना। और फिर फाइंडिंग्स और कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग में आप करते हैं। रिसर्च मेथड में क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च होता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो उसे हम कहते हैं गुणात्मक अनुसंधान। इसका फोकस होता है कि कोई भी फेनोमेना को आप समझना चाहते हैं, कोई भी घटना को आप समझना चाहते हैं, उसको अवलोकन करके, उसका ऑब्जर्वेशन करके, या फिर साक्षात्कार के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, या फिर आप जो है ना वो एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं टेक्स्ट या इमेज का, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। इसमें नंबर्स शामिल नहीं होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। वही क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ना, ये न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, नंबर्स बेस्ड होता है। इसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कोई सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे आप जो है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको नंबर्स जो है वो मिलेंगे। मिक्स मेथड में आप कंबाइन करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोचेज को, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काम आप करते हैं। अच्छा, ये परिकल्पना क्या होता है, ये हाइपोथेसिस क्या होता है ना, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो जो परिकल्पना है ना, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि बस दे दिया गया है और ये श्योर नहीं है कि ये हो जाएगा, बस एक प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्ट कर दिया गया कि हाँ पॉसिबल आउटकम क्या आ सकता है आपके रिसर्च का, या फिर कोई भी फेनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, और ये गाइड के तौर पे काम करता है, एक एक फ्रेमवर्क के तौर पे, ब्लूप्रिंट के तौर पे काम करता है कि रिसर्च प्रक्रिया में आप जो है ना भटके ना, अपने लक्ष्य पर बिल्कुल बने रहें। क्योंकि कई बार होता है कि हम रिसर्च करते करते जो है ना डेविएट कर जाते हैं पाथ से, तो वो चीज़ को रोकने के लिए हाइपोथेसिस हम क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस भी अलग अलग एक प्रकार के होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, जिसको हम एच नॉट के नाम से जानते हैं। तो ये बताता है कि कोई भी इफेक्ट या रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल्स के बीच में। वही एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे हम H1 के नाम से जानते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि एक कारण या कोई भी प्रभाव, इफेक्ट है या रिलेशनशिप है ना। तो नल हाइपोथेसिस मतलब हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है ना। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक रिलेशनशिप बताता है। जैसे आप कोई दवा अगर टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने अगर हाइपोथेसिस क्रिएट किया कि इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग ऑन डायबिटिक पेशेंट, तो ये एक नल हाइपोथेसिस हो गया। और अगर आपने कुछ भी उसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का नाम आपने अगर सुना होगा, तो अगर आपने बोला कि दिस ड्रग हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव ऑन द डायबिटिक पेशेंट्स, या फिर द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द डायबिटिक पेशेंट्स आर वेरी इज वर्किंग, है ना। ऐसे करके आप अगर डायरेक्ट, यानी कोई डायरेक्शन आप दे रहे हैं, ओवरऑल कोई एक दिशा दे रहे हैं, तो उसको हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कह देते हैं।
और अगर कोई कारण है या फिर कोई इफ़ेक्ट है ना, कोई भी प्रभाव दिख रहा है आपके उस दवा का उन पेशेंट्स के ऊपर, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में बात करें तो एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पर हर एक मेंबर जो पॉपुलेशन का है उसको इक्वल चांस मिलेगा सेलेक्ट होने का, जैसे रैंडम सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप स्ट्रेटा बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना के और उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर भी ये रैंडमली ही चूज करते हैं आप। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ये सभी मेंबर्स को इक्वल चांस नहीं मिलता है सिलेक्ट होने का, जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग और पर्पजिव सैम्पलिंग हो गया। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपके आसपास में सैंपल आप ले लेते हैं। पर्पजिव मतलब आपको पर्पज आपको पता है कि हाँ क्या मेरा उद्देश्य है, उसके हिसाब से आप सैंपल ले रहे हैं। डेटा कलेक्शन का जो मेथड है वो भी अलग अलग हो सकता है। एक होता है प्राइमरी डेटा, जहाँ पर आप डायरेक्टली सोर्स से डेटा को कलेक्ट करते हैं, सर्वे, इंटरव्यू या एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। एक होता है सेकेंडरी डेटा, जहाँ पर आप एग्जिस्टिंग सोर्स जैसे बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गया, ऑनलाइन डेटाबेस हो गया, इनसे आप जो है वो अगर ले रहे हैं डेटा को, तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है, याद रखिएगा, यानी आपने खुद कलेक्ट किया है। और प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स, टाइम और मनी लगता है। और वही सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना कंपैरेटिवली ईजी है, लेकिन विश्वास किस पे ज़्यादा करोगे, तो जो प्राइमरी डेटा है उसके ऊपर। डेटा एनालिसिस टेक्निक अगर हम बात करें तो एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम समराइज और डिस्क्राइब करते हैं डेटा को, जैसे मीन, मीडियन, मोड। एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो प्रिडिक्शंस हम बनाते हैं या फिर कोई इन्फ्रेंस देते हैं कोई भी पॉपुलेशन के बारे में सैंपल के बेसिस पे। और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम कोडिंग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं पैटर्न्स को डेटा में। एथिक्स क्या होता है रिसर्च में, तो देखिए एथिकल कंसिडरेशन हमें रखना पड़ता है रिसर्च में, हमें ईमानदारी दिखाना पड़ता है और आपको जो है ना ये एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके आपका रिसर्च जो है माना जाता है कि हाँ बेहतर है। तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और रिस्पेक्ट रखना होता है अपने पार्टिसिपेंट्स, जो भी आपके जो रिसर्च में भागीदार हैं, जो भी भागीदारी ले रहे हैं, जो लोग जो है वो वॉलंटरीली यानी खुद से ही आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके जो भी डेटा है, उनका प्राइवेट डेटा, उसको कैसे आप जो है ना वो सही तरीके से, सेफ्टी तरीके से रखोगे, उसकी जिम्मेदारी एक रिसर्चर की होती है। सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होगा, यानी उनसे पूछना होगा कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। उनको इन्फॉर्म करना होगा कि रिसर्च जो भी आप जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, और उनको आप जो है ना किस किस लेवल पे लोग जो है ना उनको उनका इन्फॉर्मेशन कहाँ तक मिलने वाला है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी रखना होता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राइवेसी वाली चीज़ें होती हैं, उसको आप जो है ना प्रोटेक्ट करना पड़ता है सभी पार्टिसिपेंट्स और उनके डेटा को, ताकि डेटा लीक ना हो और उससे उसका गलत इस्तेमाल ना हो। और प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है, साहित्यिक चोरी नहीं करना है, किसी और का काम अपने नाम पर नहीं लिखवाना है। और सभी सोर्सेज को साइट करना, जहाँ जहाँ से आपने उपयोग किया जिन जिन चीज़ों को, और सबके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना, ये आपका काम है। प्लेजरिज्म जो है इसको अवॉइड करना होता है। थीसिस और आर्टिकल राइटिंग के बारे में बात करें तो थीसिस क्या होता है, एक डिटेल्ड ओरिजिनल रिसर्च डॉक्यूमेंट है जो कि सबमिट किया जाता है एकेडमिक डिग्री के लिए। आपको डिग्री मिल जाता है, आप थीसिस सबमिट करते हैं, पीएचडी डिग्री आपको प्रोवाइड किया जाता है। रिसर्च आर्टिकल क्या, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिश होता है जो एकेडमिक जर्नल्स में, और इसका फोकस होता है स्पेसिफिक फाइंडिंग्स या कोई भी एस्पेक्ट जो रिसर्च का है उसके ऊपर, कोई पहलू के ऊपर ध्यान देना। अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है जो थीसिस और आर्टिकल राइटिंग है, लिटरेचर रिव्यू होता है, मेथोडोलॉजी बताते, फिर रिजल्ट होता है, डिस्कशन और कंक्लूजन होता है। अगर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करें तो एक ऐसा पद्धति होता है ये जिसमें आप एकेडमिक लिटरेचर को एनालाइज करते हैं, आप क्वांटिटी और इम्पैक्ट जो भी वर्क पब्लिश हुआ है उसको आप जो है ना एग्जामिन करते हैं, और ये कैसे होता है, साइटेशन एनालिसिस से होता है ना। रिसर्च पैराडाइम क्या होता है, तो एक तो हो जाता है पॉजिटिविज्म, एक होता है इंटरप्रेटिविज्म और एक होता है क्रिटिकल थ्योरी। तो पॉजिटिविज्म यानी कि हमें बिलीव करना होता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकें और मेजर कर सकें, है ना। इंटरप्रेटिविज्म क्या होता है, जिसमें हम जोर डालते हैं सब्जेक्टिव मीनिंग को भी ह्यूमन एक्सपीरियंस का। देखिए हमारा एक्सपीरियंस सबका अलग अलग हो सकता है। जो चीज़ें मैंने एक पर्टिकुलर जगह पे जाके महसूस की हूँ, जरूरी नहीं है कि आप भी वही चीज़ महसूस करो। तो ये सब्जेक्टिविटी जो है ना, इसको हम इंटरप्रेटिविज्म कहते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी से अलग हो सकती है ना।
पॉजिटिविज्म बात करता है कि हर एक चीज़ सब पे लागू हो जाएगा। इंटरप्रेटिविज्म बात करता है कि ये सब्जेक्टिव होता है। और क्रिटिकल थ्योरी फोकस करता है पावर डायनेमिक्स पे, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, और डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो हमारे समाज में चल रहा है उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे हम बदलाव कर सकते हैं। क्रिटिकल थ्योरी इसके बारे में बात करता है। तो ये था रिसर्च एप्टीट्यूड। अब हम कम्युनिकेशन पे आ चुके हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, आइडियाज़ को एक्सचेंज, थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सचेंज करने का, इमोशंस को एक्सचेंज करने का। कैसे? आप बोल के कर सकते हैं, आप लिख के कर सकते हैं, सिग्नल दे के कर सकते हैं, या फिर अपने व्यवहार से आप दिखा सकते हैं। ये दो तरफा प्रक्रिया होता है और ये गतिशील एक डायनेमिक प्रोसेस होता है ना, याद रखिएगा, स्टैटिक नहीं होता है। जिसमें एक सेंडर होंगे, एक मैसेज होगा, एक मीडियम होगा, एक रिसीवर होगा, और फिर बाद में फीडबैक होता है, याद रखिएगा, है ना, प्रतिक्रिया। और तब जाके ये कम्युनिकेशन जो है ना ओवरऑल कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम शाब्दिक संचार कहते हैं, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और ये शब्द लिखे हुए भी हो सकते हैं और बोले गए भी हो सकते हैं, है ना। मैसेज को कन्वे करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में आप सिर्फ बोल के करते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जिसमें आप बोल के या टेलीफोन पे कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं। रिटन कम्युनिकेशन में आप लेटर या ईमेल या रिपोर्ट या आर्टिकल लिख रहे हैं, तो इसके माध्यम से आप जो है आप संचार कर रहे हैं। वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या गैर शाब्दिक संचार जिसे हम कहते हैं, तो इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि आप अपने हाव भाव से, अपने बॉडी लैंग्वेज से कुछ कह रहे हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कई बार पता चल जाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं कोई भी कम्युनिकेशन में। आप अपने इशारों से, जेस्चर से बता सकते हैं आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे इशारे कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपका वॉइस क्या, टोन क्या है वॉइस का। ये सभी चीज़ें बता सकती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कन्वे करना आपको विजुअल एड्स जैसे कि चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, मैप हो गया, इन्फोग्राफिक्स हो गया, वीडियोस हो गया, इनके जरिए अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हो गया, तो स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है, ऑफिशियल चैनल के अंदर होता है, जिसमें मेमो, रिपोर्ट या ऑफिशियल मीटिंग्स, ये सभी जो है वो आते हैं, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी कैजुअल या स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन जो कि पहले से डिसाइडेड नहीं था, ये जो है ना आपने पहले से डिसाइड नहीं कर रखा था, तो इसको हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। इसमें कैजुअल कन्वर्सेशंस होते हैं, कॉलीग्स के आपस में जो कन्वर्सेशन होंगे वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है, ये एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, नहीं इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, यानी एक समूह के भीतर जो होने वाला जो संचार है उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। मीटिंग्स में ग्रुप डिस्कशन और टीम वर्क में ये अक्सर ग्रुप कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। और मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो अगर एक साथ बहुत बड़े ऑडियंस को आप संबोधित कर रहे हैं, और ये संबोधन आप कर सकते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबार या न्यूज़पेपर के माध्यम से, या फिर इंटरनेट के माध्यम से, तो इसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। ये अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन हो गए। अच्छा, कम्युनिकेशन जो है ये याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन भी होता है, लेटरल कम्युनिकेशन भी होता है, ये भी बता दे रहा हूँ आपको। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये सेम, यानी कि आप हैं और आपके कॉलीग हैं जो आप ही के लेवल पे हैं, तो सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, याद रखिएगा। और वर्टिकल कम्युनिकेशन अलग लेवल पे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आप हो और ये आपके सुपीरियर हैं और ये आपके सबऑर्डिनेट हैं, मतलब ये आपके जूनियर हो गए और ये आपके सीनियर हो गए। तो आप लोगों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है ये वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया। और लेटरल कम्युनिकेशन, तो मान लीजिए आप जो है ना एचआर डिपार्टमेंट में हैं और एक आपका दोस्त है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में है, और आप एचआर के हेड हैं और वो सेल्स का जो है ना वो आपसे जूनियर लेवल पे है, तो आप उससे कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो लेटरल कम्युनिकेशन हम कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और लेटरल कम्युनिकेशन भी। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या है, तो एक तो होते हैं सेंडर जो कि मैसेज को एनकोड करते हैं, है ना। जो पर्सन इनिशिएट करता है मैसेज को, जिसके दिमाग में पहली बार वो छवि आती है, जिसके दिमाग में पहली बार वो जो है आइडिया आता है, और फिर मैसेज होता है जो पूरा बॉडी होता है, जो कि आप ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे कम्युनिकेट करते हैं। एनकोडिंग मतलब जो भी मैसेज आप कन्वर्ट कर रहे हो, पहले आपके दिमाग में वो थॉट होता है कोई, है ना, ये चीज़ करना है, और इसको आप कन्वर्ट करते हो वर्ड्स के थ्रू, तो इसको एनकोडिंग कहते हैं। मीडियम या चैनल जो होता है ना, ये वो पद्धति या वो उपकरण होते हैं, टूल होते हैं, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। ये मैसेज स्पोकन वर्ड्स हो सकता है, ये रिटन टेक्स्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है। रिसीवर जो होते हैं वो पर्सन या ग्रुप होते हैं ना, जो मैसेज को रिसीव करते हैं, इंटेंड करते हैं, और फिर वो डिकोड करते हैं मैसेज को,
तो यानी कि मैसेज को जैसा रिसीवर को मिला, जैसा सेंडर चाहते थे कि उनको वो मिले, तो रिसीवर जो समझेंगे उस मैसेज को, उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। और फीडबैक जो होता है ना, प्रतिक्रिया होता है। ये प्रतिक्रिया क्या होता है? वो रिस्पॉन्स होता है जो कि रिसीवर देते हैं सेंडर को, जिससे ये पता चलता है कि जो मैसेज भेजा गया ना, उसे अच्छे तरीके से समझा गया है कि नहीं, एज इंटेंडेड, जैसा चाहते थे सेंडर समझाना वैसा समझा गया है कि नहीं। तो ये हो गया आपका पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अब प्रभावी संचार में कुछ बैरियर्स भी हैं, कुछ इसके जो है ना अवरोध भी हैं। पहला होता है फिजिकल बैरियर, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे नॉइज़ आ गया, डिस्टेंस आ गया, टेक्निकल इशू कोई आ गया, जो कि कम्युनिकेशन को, आपके संचार को उसमें अवरोध पैदा कर सकता है। फिजिकल बैरियर हो गया। एक तो साइकोलॉजिकल बैरियर या मनोवैज्ञानिक बाधा जिसे हम कहते हैं, जिसमें कोई भी एक व्यक्ति हैं तो उनका मेंटल स्टेट क्या है, क्या अगर वो स्ट्रेस में है या कोई इमोशन, संवेग है, या फिर कोई प्रीजुडिस, अपने मन में कोई पहले से ही कुछ भावना बैठा के रखे हुए हैं किसी के प्रति, तो वो इंसान कुछ भी बताएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये दिमाग के अंदर हो रहा है। लैंग्वेज बैरियर मतलब भाषा से जो जुड़ा हुआ बैरियर है। तो अगर आप अलग अलग संस्कृति, कल्चर के हैं, आपकी भाषाएं अलग हैं, और उस डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज या वोकैब या जार्गन जो कि समझने में दिक्कत हो रहा है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रहा है, तो इसको हम लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। कल्चरल बैरियर, तो अगर कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग है तो हमारे जो है ना मान्यताएं भी अलग अलग हो सकती हैं, तो इससे भी हमारा संचार प्रभावी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर या रिजिड प्रोसेस जो हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि कम्युनिकेशन के फ्री फ्लो को रोक दे, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। पर परसेप्चुअल बैरियर मतलब कि अगर आप मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर ले रहे हैं, अगर गलत तरीके से उसकी व्याख्यान कर ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग परसेप्शन या जम्पशंस बने हुए हैं, तो इसको परसेप्चुअल बैरियर कहते हैं। ये बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में। अब कम्युनिकेशन इंटर कल्चरल भी हो सकता है, जो कि दो दो कल्चर्स के बीच में हो, है ना। तो जिसमें अगर ऐसे लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि हमें रिस्पेक्ट रखना होगा, कल्चरल डिफरेंस का हमें रिस्पेक्ट करना होगा। हमारे जो संस्कृति है इसमें क्या भिन्नताएं के डिफरेंस है, इसको भी हमें समझना होगा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। और ये चैलेंज आ सकता है हमारे लैंग्वेज के अलग अलग होने से। हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्क्रिपेंसीज कई बार ऐसी होती है ना कि चाइना में कोई इशारा किया जाता है और हमारे भारत में वो इशारा गलत है, चाइना के लिए वो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये चीज़ें इंटर कल्चर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। हमारे जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं ये भी अलग अलग हो सकते हैं, इससे भी प्रॉब्लम आ सकता है। ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है वो अलग अलग व्यक्ति जो है वो आपस में एक ग्रुप में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ग्रुप सेटिंग में कर रहे हैं, उनका गोल जो है ना कॉमन होता है, याद रखिएगा। उनका जो है ना एक समान, जिसे हम कहते हैं एक लक्ष्य होता है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन तब होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन में कोई लीडर होता है, कोई फैसिलिटेटर होता है, कोई नोट टेकर होता है और कोई टाइम कीपर होता है जो टाइम का ख्याल रखे। नोट टेकर कोई उस ग्रुप में जो भी डिस्कशन हो रहा है उसमें क्या नोट लेने लायक चीज़ें हैं। फैसिलिटेटर जो कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंडक्ट कराते हैं, और लीडर जो कि लीड करते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक ग्रुप में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो जिस तरीके से लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ग्रुप में, तो वो जो है ना एक ग्रुप डायनेमिक्स को दर्शाता है कि वो ग्रुप डायनेमिक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसा है। तो ग्रुप का साइज कितना बड़ा है, उनके गोल क्या हैं, और उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके अपने अपने व्यक्तित्व कैसा है, इसके ऊपर ग्रुप डायनेमिक्स डिपेंड करता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, टीचर और स्टूडेंट, शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में अगर कोई संचार कर रहे हैं जिसमें वो नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा है ना, जिसमें ज्ञान जो है उसका एक्सचेंज हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन टीचर और स्टूडेंट आपस में शेयर कर रहे हैं, जिससे कि प्रभावी जो शिक्षण है वो हो पा रहा है, तो उसको हम टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर इंटरेक्टिव मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाता है, उनकी जो सक्रिय भागीदारी है उसको इंक्रीज किया जाता है, उसके लिए क्वेश्चंस उनको प्रोव किए जाते हैं, उनके साथ जो है ना वो डिस्कशन किया जाता है, और सहयोग के माध्यम से अलग अलग जो है ना वो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिससे कि इंटरैक्टिव मेथड का इस्तेमाल करके उनके लर्निंग को बेहतर बनाया जाए। फीडबैक लिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उनको दिया भी जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि उनका लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर हो। नॉन वर्बल क्यूज, टीचर्स जो है ना वो जेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इशारे कर सकते हैं, आई कांटेक्ट देख सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, और इससे समझ सकते हैं कि स्टूडेंट जो है ना क्या उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, एंगेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। मास कम्युनिकेशन और सोसाइटी के बारे में बात करें तो मास मीडिया का रोल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में। मास मीडिया जो होता है जैसे न्यूज़ चैनल्स हो गए, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, तो कैसे लोगों का नज़रिया बदलना है इसके लिए वो बिल्कुल माहिर हैं।
जो चीज़ें वो दिखाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो डिसेमिनेट करते हैं, वो हमें पता चलता है और हमारा जो परसेप्शन है वो बिल्ड हो जाता है उस इंसान या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल के प्रति। इससे हमारा सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है ना, ये पूरा डिपेंड करता है मास मीडिया में। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी जिसमें कि गवर्नमेंट के लिए, तो वो मास मीडिया होने वाला है। मीडिया लिटरेसी किसे कहते हैं? तो हमें समझना होगा कि मीडिया कैसे ऑपरेट करता है, इनका क्या टेक्निक है, और हमें ये एनालाइज करना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है ना अलग अलग मीडिया सोर्सेज से, है ना, वो सही है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं। तो ये मीडिया लिटरेसी हमें सब कहते हैं। हमें आंख मूंद कर सब पे विश्वास नहीं कर लेना है। और सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होता है मास कम्युनिकेशन का? तो मास कम्युनिकेशन देखिए आपको जो है ना एजुकेट भी कर सकते हैं, आपके नॉलेज में इजाफा भी कर सकते हैं, आपके ज्ञान का जो इजाफा भी कर सकते हैं, आपको एंटरटेन भी कर सकते हैं। अलग अलग मूवीज़, शोज और रियलिटी शोज आती हैं, और सोसाइटल वैल्यूज़ और बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम देखते हो ना कि हमारे रहने का, बोलने का, हमारा ढंग चेंज हो जाता है ना। अभी एक मूवी बहुत फेमस हो रही है, पुष्पा नाम से है ना। आप देख रहे होंगे कि उसमें कैसे जो है वो जो लीड है वो बोलता है, और ऐसे मैंने नोटिस किया कुछ छोटे छोटे बच्चे आपस में जा रहे थे और वैसे बात करते हुए जा रहे थे। वो क्या कर रहा है? वो वैल्यू और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है वो, है ना। तो मास मीडिया का इतना पावर है, याद रखिएगा। अब मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लें, इससे क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। तो एक होता है लीनियर मॉडल, रैखिक मॉडल जिसे हम कहते हैं। तो कम्युनिकेशन को इसमें एक तरफा प्रक्रिया माना जाता है, वन वे प्रोसेस माना जाता है, जहां पर सेंडर मैसेज को सेंड करते हैं, रिसीवर तक मैसेज पहुंच जाता है। तो जैसे शैनन वीवर मॉडल है, तो ये लीनियर मॉडल हो गया। इंटरैक्टिव मॉडल जो होता है जिसमें जो संचार है इसको दो तरफा प्रक्रिया माना जाता है, जहाँ पर जो फीडबैक है, जो प्रतिक्रिया है ना रिसीवर से जो मिलता है, उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। और स्क्रैम्स मॉडल इसका एग्जाम्पल है। ट्रांजेक्शनल मॉडल जो होता है ना, तो ये कम्युनिकेशन को एक गतिशील प्रक्रिया के तौर पे देखता है, जो कि सतत होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जहाँ दोनों ही यानी सेंडर और रिसीवर दोनों साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होते हैं। आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जो बारियून का ट्रांजेक्शनल मॉडल है ना, ये ट्रांजेक्शनल मॉडल का एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार करने के लिए अलग अलग जो है ना वो बैरियर्स भी हुए हैं और स्ट्रैटेजी भी हमें अपनाना होगा, है ना। बैरियर को ओवरकम हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, यानी इन जो अवरोध हैं इनको हमें पार करना होगा। तो अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती हैं, जैसे एक्टिव लिसनिंग, हमें जो है ना सक्रिय रूप से श्रवण यानी सुनना होगा, और बहुत ही क्लियर और कॉन्साइज मैसेजिंग करना होगा, बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखना होगा। हमारे किन शब्दों का चयन कर रहे हैं हम बोलते समय, ये भी हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। हमें जो संस्कृति है, कल्चरल सेंसिटिविटी रखना होगा, बहुत ही सेंसिटिव तरीके से जो है ना पेश आना होगा क्लास में, क्योंकि आपका जो कक्षा है ना वो उसमें अलग अलग संस्कृति से लोग आते हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है उनका, और अलग अलग जो है उनकी संस्कृति है, मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। फिर आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है, आपको जो है प्रतिक्रिया देना है, और मल्टीपल चैनल्स का यूज़ करके ये इंश्योर करना है कि जो मैसेज है, जो संदेश है, वो समझा जाए बेहतर तरीके से। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है, तभी जाके प्रभावी संचार आप कर पाएंगे। तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बेहतर करना है, अपने शाब्दिक और गैर शाब्दिक जो आपके संचार की अलग अलग कौशल हैं इसका विकास करना है। हमें एम्पैथी डेवलप करना है, हमें एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करना है, हमें जो है ना अपने ओवरऑल जो कम्युनिकेशन उसको बेहतर करने के लिए ये चीज़ें करनी है। मास कम्युनिकेशन की कुछ थ्योरीज का नाम यहाँ पे बता देता हूँ। देख, एजेंडा सेटिंग थ्योरी होता है ना, जो कि मीडिया कैसे जो पब्लिक परसेप्शन है, लोगों का नज़रिया उसको बदल देता है, इसके ऊपर फोकस करता है। कल्टीवेशन थ्योरी होता है, जो कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, अगर आपको किसी एक प्रकार के मीडिया का मिले तो आपका जो व्यू है ना, जो रियलिटी का परसेप्शन है ना, वो वैसे बदल जाता है जैसा वो चाहते हैं। तो इसलिए ये होता है। और यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी एक होता है, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों और कैसे लोग स्पेसिफिक मीडिया को खोज रहे हैं अपने यूज़ के हिसाब से, अपने स्पेसिफिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मीडिया जो चाहे वो नहीं कर सकता, बल्कि लोग जो चाहते हैं वो वैसे मीडिया को देखते हैं। तो ये यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी में बात होता है ना। और ये मैंने बताया था ना कि ओवरव्यू ही यहाँ पे दे रहा हूँ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा जो है अच्छा भी लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करना है, इसके लिए क्विकली मैं देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन को देखना होगा, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर जल्दी से स्किम करिए पूरे पैसेज को। क्वेश्चंस को पहले आपने रीड कर लिया, आप उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिए और फिर आप स्किम करिए।
कीवर्ड्स पे फोकस करना है आपको, की टर्म्स, डेट्स, नेम्स या फिर कोई वर्ड जो कि जिसके ऊपर जो है जोर डाला गया है उसको ध्यान से देखना है। स्ट्रक्चर को समझना है कि कैसे जो है ना इंट्रोड्यूस किया गया, मेन पॉइंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, एक कैसा वो पैसेज है, किस बारे में है। मीनिंग इन्फर करना होगा, आपको संदर्भ देखना होगा, तब जाके आपको मीनिंग समझ में आएगा डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेजेस का। रॉन्ग चॉइस को एलिमिनेट करिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से, और तब जाके आप सही उत्तर तक पहुंचेंगे। आप टेक्स्ट को बार बार पीछे जाके देख सकते हैं, है ना, और तब जाके अपना आंसर को दे सकते हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव रहिए, यानी कि अपना पर्सनल ओपिनियन मत शामिल करिए, जो उस पैराग्राफ में दिया है उसी के हिसाब से आप आंसर करिए, तभी जाके आप सही उत्तर दे पाएंगे। अब हम लॉजिकल रीजनिंग को देख लेते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में ऑफ कोर्स क्या होता है, ये तो एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जिसमें हम आर्गुमेंट्स को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं लॉजिक और एविडेंस के बेसिस पे। रीजनिंग का अलग अलग टाइप होता है, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक कंक्लूजन डिराइव करते हैं जनरल प्रीमाइसेस से, है ना, जैसे जनरल टू स्पेसिफिक, है ना, ये हम कह सकते हैं डिडक्टिव में, जिसमें प्रीमाइसेस अगर सही होंगे तो कंक्लूजन को सही होना ही पड़ेगा। जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज ह्यूमन, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। तो यहाँ पर देखिए ऑल के बारे में बात हो रहा है यानी जनरल है, और यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे तो डिडक्टिव हो जाएगा। कोई चीज़ कम कब करोगे, मान लीजिए एक पूरा ये यहाँ पर रोटी है, अब इस रोटी को आप कम तभी करोगे ना जब ये पूरा होगा, तभी तो आप बांट पाओगे। तो डिडक्ट करना है तो वो पूरे से आधे या फिर उससे भी कम की तरफ जाएंगे। इंडक्ट मतलब इसमें जोड़ना है, तो यहाँ पर जनरलाइज करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, यानी कि आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, है ना, स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये कंक्लूजन जो है ना, ये है, हो सकता है लेकिन सर्टेन नहीं होता यहाँ पर। जैसे ये कह रहा है कि द सन हैज राइजन एवरी डे सो फार सो इट विल राइज टुमारो, यानी सूरज हमेशा से ही उगता हुआ है तो कल भी उगेगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कल उगेगा। हो सकता है कि कोई दिक्कत आ जाए और खत्म हो जाए सूरज और पृथ्वी दोनों, बल्कि चांसेस कम है इसके, लेकिन है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग हो गया आपका। आर्गुमेंट और स्टेटमेंट्स और आर्गुमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और ये बेसिक यूनिट होता है रीजनिंग का। आर्गुमेंट क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जहाँ पर एक से ज़्यादा जो है ना प्रीमाइसेस हो सकते हैं और वो कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं, जैसे प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन। आर्गुमेंट्स के स्ट्रक्चर को देखें तो प्रीमाइस जो होते हैं ना वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या रीजन देते हैं कंक्लूजन को। कंक्लूजन क्या होता है, तो ये स्टेटमेंट होता है जो कि प्रीमाइस जो इंटेंड करता है सपोर्ट करने के लिए, कंक्लूजन को प्रीमाइसेस सपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा। तो ये फाइनल स्टेटमेंट होता है कंक्लूजन, ये बेस्ड होता है ऑन द प्रीमाइसेस। अलग अलग आर्गुमेंट्स के टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है वैलिड आर्गुमेंट, इनवैलिड आर्गुमेंट होता है, साउंड होता है, अनसाउंड होता है। वैलिड क्या होता है, तो एक आर्गुमेंट जहां प्रीमाइसेज अगर सही है, कंक्लूजन भी सही है, तो वैलिड आर्गुमेंट होगा। भले ही इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इसकी बॉडी जो लिखी हुई है वो सही ना हो, लेकिन फिर भी वैलिड आर्गुमेंट वैलिड होगा क्योंकि लॉजिकली वैलिड है। तो ये लॉजिकली वैलिड के बारे में बात होगा यहाँ पर। इनवैलिड मतलब यहाँ पे लॉजिकली अगर फॉलो नहीं कर रहा है, लॉजिकली नॉट फॉलोइंग, तो ये इनवैलिड हो जाता है। तो एक आर्गुमेंट जो प्रीमाइसेस जो हैं वो लॉजिकली गारंटी नहीं कर रहा है कंक्लूजन के ट्रुथ को, तो ये इनवैलिड हो जाता है। साउंड आर्गुमेंट जो है एक वैलिड आर्गुमेंट जिसमें सभी प्रीमाइसेस जो हैं वो सत्य हैं, तो वो साउंड आर्गुमेंट होगा, यानी उसके अंदर का सेंटेंस भी सही होना चाहिए। और अनसाउंड मतलब एक आर्गुमेंट जो कि वैलिड या इनवैलिड कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें या तो एक प्रीमाइस कोई गलत है, उसका जो अंदर का कंटेंट है वो गलत है, तो अनसाउंड आर्गुमेंट हो गया। सिलोइज्म का नाम आपने सुना होगा। सिलोइज्म क्या होता है, एक रीजनिंग का तरीका होता है, फॉर्म होता है, जहाँ पे कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं दो गिवन या अज्यूम्ड प्रीमाइसेस से, और टिपिकली एक मेजर प्रीमाइस होता है, एक माइनर प्रीमाइस होता है ना। एग्जाम्पल मेजर प्रीमाइस का, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, तो ये मेजर प्रीमाइस हो गया। माइनर, ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स, है ना, तो ये हो गया माइनर। और कंक्लूजन, देयरफॉर ऑल ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड, तो ये आपका जो है ना एक ओवरऑल हमने बता दिया सिलोजिज्म क्या होता है। एनालॉजी क्या होता है, तो देखिए एनालॉजिकल रीजनिंग जो होता है इसमें हम दो सिमिलर केसेस को कंपेयर करते हैं और फिर हम जो है ना वो इन्फर करते हैं कि क्या सत्य है, और अगर वो एक के लिए सत्य है तो दूसरे के लिए भी सत्य होगा। एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एज अ ट्री नीड्स वाटर टू ग्रो, जैसे पेड़ को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, वैसे ही एक स्टूडेंट को नॉलेज चाहिए सक्सीड होने के लिए। तो हमने यहाँ पर एनालॉजी का यूज़ किया है। लॉजिकल फॉलिसीज जो आपने बहुत सुना होगा क्या होता है, तो इसमें कुछ ही फॉलिसीज मैंने रखा है। अगर आपको डिटेल में फॉलिसी जाननी है तो प्रतीक सर ये फॉलिसीज करके आप लिखेंगे तो आ जाएगा, ज्ञानस्थली का ही वो एक वीडियो होगा।
पॉलिसीज़ क्या हैं? ये एरर्स हैं, गलतियाँ हैं रीज़निंग में जो हो जाती हैं और जिससे कि वो आर्गुमेंट जो है ना वो इनवैलिडेट हो जाता है। कॉमन टाइप्स ऑफ जो पॉलिसीज़ हैं इनमें एड होमिनम, तो ये एड होमिनम मतलब हो गया अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ द आर्गुमेंट। अगर आप आर्गुमेंट के बजाय उस इंसान के ऊपर ही आप बात करने लगो, उसको अटैक करने लगे, अटैक मतलब नॉट फिजिकल अटैक बट आप उसके बारे में गलत सलत बोलने लगे, तो एड होमिनम बोलते हैं। स्ट्रॉमैन मतलब आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर कोई आर्गुमेंट को। स्ट्रॉमैन क्या होता है? जो खेतों में वो खड़ा होता है ना एक पुतला, तो वो क्या कर रहा है? मिस रिप्रेजेंट कर रहा है ना ह्यूमंस को। वैसे ही आप स्ट्रॉमैन पॉलिसी में कोई भी आर्गुमेंट है तो उसको अगर आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ताकि आसानी से अटैक किया जा सके, ताकि उस आर्गुमेंट के जरिए जिससे आप आर्गुमेंट कर रहे हो उसको आप आसानी से अटैक कर सको, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉ मैन पॉलिसी। फिर होता है सर्कुलर रीजनिंग। सर्कुलर रीजनिंग जो होता है ना, इसमें कंक्लूजन जो है ये प्रीमाइस में ही इंक्लूडेड होता है, याद रखिएगा। तो इसको हम सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कई बार ये दिया है कि गॉड ने बोला है कि बाइबल जो बाइबल में जो भी बात नहीं, बाइबल में लिखा गया है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अगर ये मैंने बोल दिया तो फिर आप कहोगे कि बाइबल किसने लिखा है? तो गॉड ने लिखा है। तो यानी कि गॉड खुद ही बोल रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो ये तो सर्कुलर रीजनिंग हो गया, घूम फिर के बात वहीं पे आ गई। तो ये सर्कुलर रीजनिंग है। हेस्टी जनरलाइजेशन जो जो हम कहते हैं कि आप जो है ना वो कोई भी स्मॉल सैंपल के बेसिस पे अगर कोई ब्रॉड जनरलाइजेशन कर देते हैं, इसको हम हेस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो यानी कि कोई भी छोटा सा एक सुराग मिला आपको और उसके बेसिस पे आपने जनरलाइज कर दिया उस चीज़ को, आपने उसका जो है ना बहुत ही गहन अध्ययन नहीं किया, तो हेस्टी जनरलाइजेशन हो गया, है ना। तो ये अलग अलग टाइप के पॉलिसीज़ और भी बहुत सारे पॉलिसी होती हैं। जैसे आप रेड हेरिंग का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है वो पॉलिसी रेड हेरिंग। तो रेड हेरिंग एक मछली का नाम है, एक फ़िश का नाम है। तो वो फ़िश का इस्तेमाल करके और लोगों को जो है ना ध्यान भटका दिया जाता था। वैसे ही जो है वो रेड हेरिंग पॉलिसी होती है। तो आप अगर ध्यान भटकाने का काम करते हैं, ये आपकी मम्मी लोग बहुत करती हैं। आप उनसे कुछ और पूछोगे और जवाब कुछ और मिल जाता है। अजम्पशन और कंक्लूजन के बारे में बात करें तो अजम्पशन क्या होता है? एक अनस्टेटेड प्रीमाइस होता है। अगर इसे ट्रू होना ही पड़ेगा आर्गुमेंट, अगर सही आप चाहते हो कि हो जाए तो। और कंक्लूजन वो स्टेटमेंट होता है जो कि जो प्रीमाइस है ना जिसका एम करता है सपोर्ट करने के लिए, यानी कि कंक्लूजन जो प्रीमाइसेस के बेसिस पे आप निकालते हैं। तो आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। क्रिटिकल थिंकिंग में आप एनालाइज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं रीजनिंग को, और आर्गुमेंट्स को आप क्या करते हैं? इन एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ताकि आप वैलिडिटी और साउंडनेस देख सकें कि क्या वो वैलिड हैं, लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं क्या, ये आप देखेंगे। और फिर वो ट्रू हैं कि नहीं, उनका नेचर क्या है, वो देखेंगे। पजल्स और लॉजिकल गेम्स, तो पजल आप लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, सीक्वेंस हो गया, डिडक्टिव थिंकिंग हो गया, पजल्स में आ गया। लॉजिकल गेम्स में आप अपने एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि आप जो भी चीज़ें आप देखी हैं उसको आप रूल्स या कंस्ट्रेंट्स जो भी हैं उनको आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे जो है पॉसिबल आउटकम या अरेंजमेंट जो है क्या आ सकता है उस लॉजिक का यूज़ करके, तो उसको आप देखते हैं। लॉजिकल कंसिस्टेंसी जो होता है ना, तो आर्गुमेंट कंसिस्टेंट है अगर स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन जो है ना वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लॉजिकल कंसिस्टेंसी। मतलब एक दूसरे का अपोज नहीं करना, और जो चीज़ें हैं यहाँ पर वैलिड उसी के आधार पर वो लॉजिक आगे बढ़े। इंडियन लॉजिक में जैसे न्याय, आपने नाम सुना होगा, न्याय जो फिलॉसफी है इसके बेसिस पे ये एक एंशिएंट सिस्टम ऑफ लॉजिक होता है, जहाँ रीजनिंग जो होता है ना वो इंडियन फिलॉसफी से, यानी भारतीय दर्शन जो है उससे ओरिजिनेट हुआ। प्राइमरली डेवलप किया गया न्याय स्कूल जो है ना उसके द्वारा इंडियन लॉजिक। और ये जोर डालता है सिस्टमेटिक मेथड्स पर कि आप वैलिड नॉलेज, जिसे हम प्रमाण भी कहते हैं इसमें, तो उसको आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसमें डिटेल्ड एनालिसिस होता है आर्गुमेंट और रीजनिंग का। प्रमाण क्या होते हैं? तो ये नॉलेज के मीन से ही आप कैसे जो है ना वो ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, उसके अलग अलग माध्यम है। प्रमाण जो है ये वैलिड मीन्स कहते हैं, और इसके थ्रू आप जो है ना वो ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। ट्रेडिशनली 4 रिकॉग्नाइज प्रमाण हैं भारतीय दर्शन में, जो लॉजिक, इंडियन लॉजिक है ना, भारतीय तर्कशास्त्र जिसे हम कहते हैं। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन। तो अगर आप डायरेक्ट अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से, अपने सेंसेस से, अपने इंद्रियों से अगर किसी चीज़ का आपको अनुभूति हो रहा है तो उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमान मतलब इन्फ्रेंस यानी लॉजिकल डिडक्शन। अगर आप कोई परसेप्शन के बेस्ड पे कोई लॉजिकल डिडक्शन कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अनुमान, यानी आप जैसे वहाँ पे इन्फ्रेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। उपमान मतलब कंपैरिजन, है ना। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को और उसके थ्रू आपको नॉलेज मिल रहा है, दो चीज़ों को कंपेयर करके, एनालॉजी या कंपैरिजन, इसको हम उपमान कहते हैं। और शब्द ये वर्बल टेस्टिमनी है ना, यानी नॉलेज जो है ना जिसे आप एक्वायर किया आपने रिलायबल सोर्सेज या स्क्रिप्चर से, तो उसको हम कहते हैं शब्द। और इसके बाद जो है ना एक होता है अर्थपति, है ना, याद रखिएगा, अर्थपति। और एक होता है अनुपलब्धि, है ना। तो ये दो चीज़ें भी याद रखिएगा। अनुपलब्धि मतलब किसी चीज़ के ना होने से अगर आपको अज्ञान का अर्जन हो तो उसको हम कहते हैं अनुपलब्धि, है ना। तो ये जो है आपके प्रमाण हैं अलग अलग। अनुमान क्या होता है? तो लॉजिकल रीजनिंग का एक प्रोसेस है जहाँ पर आप कंक्लूजन डिराइव करते हैं प्रेमाइस से। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग के सिमिलर होता है, वेस्टर्न लॉजिक में यूज़ होता है। अनुमान के जो डिडक्टिव रीजनिंग जो वेस्टर्न लॉजिक में है ना उसके ही सिमिलर में अनुमान होता है। अनुमान के अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहला है प्रतिज्ञा, जिसे हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट या ये क्लेम जो होता है ना इसको आपको प्रूव करना होता है ना। ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लेता है। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, PHUUN, फून से आप याद रख सकते हैं, है ना। पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनयन और पांचवा है निगमन। तो प्रतिज्ञा या प्रोपोजिशन ये स्टेटमेंट या क्लेम जिसे आप प्रूव करना चाहते हैं। हेतु या रीजन, जो रीजन या बेसिस आप दे रहे हैं अपने प्रोपोजिशन के लिए। उदाहरण या एग्जाम्पल, जिससे आप सपोर्ट करेंगे अपने रीजनिंग को एक उदाहरण दे के। और उपनयन मतलब एप्लीकेशन, यानी कि आप जो है ना उस रीजन का एप्लीकेशन देंगे जो भी आपके केस आपके हाथों में है। और निगमन मतलब कंक्लूजन, जो आपने रीजनिंग से ड्रॉ किया। तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं अनुमान के, है ना। अब अनुमान के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, टाइप भी होते हैं। पहला है पूर्वावत, एक होता है शेषावत, एक होता है सामान्यतो दृष्टा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो पूर्वावत मतलब इन्फ्रेंस फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। तो अगर आपने कोई कारण देखा और उसका जैसे इफेक्ट के ऊपर आपने इन्फ्रेंस किया, जैसे आपने क्लाउड्स देखे, आपने बादल देखे और आपने ये इन्फर किया, आपने ये अनुमान लगाया कि बारिश हो सकती है, तो ये पूर्वावत हो गया, है ना। यानी कि उनके होने से पहले आपने अनुमान लगाया। शेषावत, कोई चीज़ शेष कब रह जाती है? जब वो हो जाती है, यानी कि आपने इफेक्ट होने के बाद कारण का पता लगाया। जैसे आपने देखा कि हाँ धुआं उठ रहा है और आपने बोला कि हो सकता है कि वहाँ पे फायर हो सकता है, वहाँ आग लगी हो। या फिर आपने देखा कि पानी लगा हुआ है रोड पे और आपने इन्फर किया कि हो सकता है कि रात में बारिश हुई हो, तो वो शेषावत हो गया। सामान्यतः तो दृष्टा क्या है? आपने अनुमान लगाया कोई भी जनरल ऑब्जर्वेशन या एनालॉजी के बेसिस पे। जैसे आपने जो है ना वो फायर के एग्जिस्टेंस का अनुमान लगाया एक डिस्टेंस माउंटेन पे स्मोक देख के, तो इसको हम सामान्यतः दृष्टा कहते हैं। हेतुआभास या फॉलिसी जो इंडियन लॉजिक में होता है, हेतुआभास इसको हम कहते हैं इंडियन लॉजिक में, फॉलिसी वेस्टर्न लॉजिक में होता है। तो लॉजिकल फॉलिसी या एरोनियस रीजनिंग, जो कि आप जो है ना रीज़न जो देते हैं ये सपोर्ट नहीं करता अगर कंक्लूजन को, तो हेतुआभास हो जाता है। जैसे एक होता है सव्यभिचार, इररिलेवेंट रीज़न, तो वो रीज़न जो कि एक्सक्लूसिवली लिंक नहीं होता है कंक्लूजन से, तो उसको हम कहते हैं सव्यभिचार, इररिलेवेंट रीज़न, बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं होता वो रीज़न। विरुद्ध यानी कॉन्ट्राडिक्टरी रीज़न, यानी आपने एक ऐसा रीज़न दे दिया जो कि कंक्लूजन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, है ना, उसके ही खिलाफ हो गया। तो ये एक होता है प्रकारण सम, जिसे अनप्रूवन रीज़न कहते हैं। तो ये एक ऐसा रीज़न होता है जो कि कोई भी चीज़ अनप्रूवन या डाउटफुल है उसके बेसिस पे आपने भले ही रीज़न दे दिया लेकिन वो अनप्रूवन या डाउटफुल है। और एक होता है सध्य समय या काउंटर क्वेश्चनिंग, यानी कि जो रीज़न आपने दिया ना उसको अभी प्रूव करने की आवश्यकता, वो खुद ही प्रूव नहीं हुआ है। तो ये हो गया, है ना। अब न्याय सिलोजिज्म का नाम आपने सुना होगा, और फून वाला जो हमने इन्फ्रेंस में देखा ना वो यहाँ पे भी लागू होता है। प्रतिज्ञा, हेतु, फिर उदाहरण, फिर उपनयन और निगमन, ये न्याय सिलोजिज्म से ही इसको जोड़ा जाता है। न्याय सिलोजिज्म एक 5 स्टेप प्रोसेस होता है इंडियन लॉजिक में, जिसे आप वैलिड आर्गुमेंट को प्रेजेंट करते हैं। प्रतिज्ञा में आप
प्रोपोजिशन के स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, हेतु या रीज़न जो देते हैं आप प्रोपोजिशन के लिए, उदाहरण यानी एक एग्जाम्पल आप देते हैं उस रीजनिंग को सपोर्ट करने के लिए, उपनयन यानी एप्लीकेशन आप बताते हैं कि हाँ कौन से केस में वो अप्लाई आप कर सकते हो, निगमन मतलब कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हैं रीजनिंग से, तो ये फून हो गया। तर्क या डिबेट या डायलेक्टिक भी जिसको हम कहते हैं, तो तर्क जो होता है ना एक ऐसा मेथड होता है लॉजिकल डिबेट का जो कि आप यूज़ करते हैं अपने जो ऑपोजिंग व्यूज़ हैं, आपके खिलाफ जो भी व्यूज़ है ना उसको रिफ्यूट करने के लिए, और आप ट्रुथ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आप ऑब्जेक्शंस भी रेज कर सकते हैं, आप काउंटर आर्गूमेंट कर सकते हैं। जो भी कोई कुछ कह रहा है तो उसके खिलाफ में आप कोई अपना आर्गूमेंट दे सकते हैं रीजनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, इसको हम तर्क कहते हैं। एक होता है वाद, एक होता है जल्प और एक होता है वितंड। तो वाद जो होता है ना कंस्ट्रक्टिव डिबेट होता है, आपने नाम सुना होगा वाद विवाद। तो देखिए वाद जो होता है ना कंस्ट्रक्टिव डिबेट होता है, जहाँ पर एम होता है हमारा कि हम सत्य तक पहुँचे, तो इसमें हमारा जो नॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा ही होता है। जल्प जो होता है ना एक ऐसा डिबेट होता है जिसमें हमारा एम है कि कैसे भी हमें जीतना है, चाहे हमें गलत या झूठ का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े, है ना, तो भले हमें बस जीतना है। और विटर्न जो होता है ना एक डिस्ट्रक्टिव डिबेट होता है, जहाँ हमारा गोल होता है कि कैसे हम ओपोनेंट को गलत प्रूव कर दें कोई भी ऑल्टरनेटिव कंक्लूजन ऑफर किए बिना, तो उसको हम वितंड कहते हैं। न्याय का जो कॉन्सेप्ट है ना, न्याय ये कहता है कि जो लॉजिकल या फिलोसफिकल सिस्टम एक ऐसा है जो कि कोई भी टूल हमें देता है किस चीज़ के लिए, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, सिस्टमेटिक रीजनिंग के लिए, ताकि हम प्रामाणिक जो ज्ञान है वहां तक पहुंच सके, वैलिड नॉलेज तक पहुंच सके, ये सब न्याय कहते हैं, है ना, न्याय। अब हम पहुंच चुके हैं आईसीटी पर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए एक ब्रॉड टर्म है आईसीटी, जिसमें सभी तरीके की प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी आ जाते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन आ जाएगा, मीडिया ब्रॉडकास्ट, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल और मॉनिटरिंग फंक्शन आ जाता है। इसके अंदर कंप्यूटर आ जाते हैं, इससे रिलेटेड इसके पार्ट्स आ जाते हैं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आ जाता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर आ जाता है, हाँ। और इसके अलावा मेमोरी आ जाता है, मेमोरी हायरार्की आ जाता है, मेमोरी के टाइप्स आ जाते हैं, इसके अंदर जो है ना प्रोसेसर्स आ जाते हैं, और इसके अंदर जो है ना बहुत सारे अलग अलग पहल आ जाते हैं जो कि हमने लिया आईसीटी में। एजुकेशन को कैसे ये बेहतर बनाता है इसके बारे में बात करते हैं। आईसीटी का जो की कंपोनेंट है मुख्य तरीके से, जो इसके जो है वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर मतलब वो फिजिकल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, सर्वर, रूटर या पेरिफेरल्स होते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, जिसे आप छू सकते हैं। तो ये हार्डवेयर हो गया, ये आपके बॉडी हो गया, जो भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है वो भी हो सकता है, अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, माउस, कीबोर्ड, ये सभी हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम एप्लीकेशन हो गया जो कि आपके हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे आप विंडोज़ चलाते हैं या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, कोई भी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जैसे आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस उसके सारे ऐप्स यूज करते हैं, डेटाबेस सिस्टम हो गया, ये सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। नेटवर्क तो वो सिस्टम जो कि कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को अलाउ करता है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, जुड़ सकें। तो लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेट, ये सभी नेटवर्क के टाइप्स हैं। डेटा तो इन्फॉर्मेशन या तो प्रोसेस होता है या स्टोर होता है कंप्यूटर द्वारा, और वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट में, नंबर में, इमेज में, वीडियोज़ में, तो इसको हम डेटा कहते हैं। इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी में देखें तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, यानी एक वैश्विक स्तर का ये नेटवर्क है जो कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर से हमें मिलता है, और ये डेटा को एक्सचेंज करने और जो संचार है, कम्युनिकेशन वो करने में हमें मदद करता है। और ये संचार अलग अलग मीडियम से, अलग अलग तरीके से और अलग अलग टाइप का हो सकता है। या तो हम ऑडियो भी कर सकते हैं, विजुअल भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट पर। WWW या वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम कहते हैं ना, एक सिस्टम है इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, मल्टीमीडिया कंटेंट जो कि आप एक्सेस करते हैं इंटरनेट द्वारा वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल करके। सर्च इंजन्स जो होते हैं ना, तो गूगल, बिंग, याहू, ये सभी सर्च इंजन्स हैं जो कि यूजर्स को हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए वेब पे। तो सर्च इंजन में आपको अलग अलग आ जाता है। वेब 2.0 क्या है, ये सेकंड जनरेशन है आपके वेब का, और इसका फोकस है यूजर जनरेटेड कंटेंट पे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना। तो यूजर जनरेटेड कंटेंट, जो हम और आप कंटेंट जनरेट कर रहे हैं ना, जो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, ये आपका वेब 2.0 के अंदर आता है। यूजेबिलिटी हो गया, इंटर ऑपरेबिलिटी हो गया, ये सभी। तो सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, विकीज, ऑनलाइन कम्युनिटीज़, ये सभी वेब 2.0 के पार्ट्स हैं। संचार के अलग अलग जो है ना वो उपकरण, टूल्स भी होते हैं। जैसे ईमेल होता है, तो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है ना, एक मेथड है जिसमें आप डिजिटल मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट पर, और ईमेल में भी
अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है सीसी कार्बन कॉपी जिसे कहते हैं, तो एक साथ कई लोगों को अगर भेजना है, तो एक होता है बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें आप जो है ना किसी को भी पता नहीं चलेगा, आपके रेसिपिएंट्स जिनको जिनको आपने ऐड किया है ईमेल भेजने के लिए, और सबके यहाँ ईमेल चला जाएगा, तो उसको हम बीसीसी कहते हैं। और ईमेल में सबसे पहले एक सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट में आप जो है ना वो मोटा मोटी आपको किस बारे में मैसेज भेज रहे हैं उसको आप वहाँ मेंशन करते हैं। ईमेल की जो बॉडी होती है वहाँ पर मुख्य जो आपका मैसेज या संदेश होता है उसको आप वहाँ पे टाइप करते हैं, और कहाँ आपको मैसेज भेजना है वो ईमेल में। ईमेल जो है ना वो ऐसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है प्रतीक, तो मेरा ईमेल हो सकता है कि प्रतीक 012 और डॉट भी हो सकता है, .@gmail.com ऐसे करके, है ना। तो ये सभी इस टाइप से होता है, जिसमें जीमेल जो हो गया वो आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो ईमेल प्रोवाइडर है, और ये आपका जो है ना यूज़र नेम हो गया यहाँ पर, और .com जो है ना वो एक तरीके से आपका जो लास्ट का संबोधन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये पता चले। ये .com की जगह पे .in भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और ये मतलब कोई भी कंट्री के हिसाब से, हमारे इंडिया के लिए .in है, .com जो है ना ये ग्लोबल है, और जैसे अमेरिका के लिए अलग हो सकता है, .eu जो है यूरोप के लिए है। तो ये जो है अलग अलग जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो ये आपकी होती है। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी होता है जो कि आप यूज़ करके वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरनेट पर। स्काइप हो गया, जूम हो गया, अब तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम और न जाने कितने ही अलग अलग वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग में रियल टाइम आप टेक्स्ट कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए, वो इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, दूसरों से कनेक्ट करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, रेडिट हो गया, आपका डिस्कॉर्ड हो गया, ये सभी सोशल मीडिया है। ई लर्निंग और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को देखें तो ई लर्निंग तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग आप कह सकते हैं। लर्निंग इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टिपिकली इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, यहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज होते हैं, मूक्स या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जिसे हम कहते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज जो कि किसी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, इंटरनेट कनेक्शन जिसके पास होगा, और ये मैक्सिमम टाइम में फ्री होते हैं, और बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। अगर चार्ज भी होता है तो बहुत मिनिमम चार्ज होता है। इसको हम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कहते हैं। हमारे इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है स्वयं, है ना। स्वयं हमारा मूक है ना। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, इंडिया का गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। और स्वयं प्रभा जो है ना एक 40 DTH चैनल का समूह है, याद रखिएगा। 40 DTH चैनल स्वयं प्रभा में शामिल है, याद रखिएगा ये चीज़। स्वयं प्रभा जो है वो फ्री सर्विस है, 24/7 आपको जो एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, और ये GSAT-15 सैटेलाइट का इस्तेमाल करके इसका प्रसारण किया जाता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या LMS जो होता है ना, तो वो प्लेटफॉर्म जैसे मूडल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, गूगल क्लासरूम हो गया, ये सभी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये मैनेज करते हैं एजुकेशनल कंटेंट और लर्निंग प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। अच्छा देखिए, जो भी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना आज अभी एग्जामिनेशन से जस्ट पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसको भी ज़रूर देख के जाइए। और आपके लिए बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है नोट्स, और इसके साथ साथ ये वाला अगर आपने वीडियो कर लिया, बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। डिजिटल डिवाइड एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वो गैप जो कि उन लोगों में होता है जो कि या तो ICT के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं इस एजुकेशनल कंटेंट, और कुछ लोग जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है वो वैसा नहीं है, या फिर वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से वो एक्सेस करना, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन नहीं है उनके पास, तो वो डिजिटल डिवाइड पैदा करता है। यानी डिजिटल विभाजन जिसे हम कहते हैं, तो अलग अलग रूप से अलग अलग लोग एक्सेस करते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो डिजिटल डिवाइड पैदा कर रहा है। ICT इन गवर्नेंस के बारे में बात करें तो देखिए, ई गवर्नेंस नाम की भी एक चीज़ है। आजकल देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी बहुत इस्तेमाल कर रहा है अपने सर्विसेज में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जहाँ वो सिटीजन्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, कई ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आजकल पहले जहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइब या घूस देना पड़ता था, अभी जो है बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो गई हैं। तो इसमें ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग आप कर सकते हो, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जैसे आधार बन चुका है इंडिया में, ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बन चुका है, जहां ऑनलाइन आपके समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो ये ई गवर्नेंस का पार्ट है। ई कॉमर्स जहाँ पर बाइंग और सेलिंग होता है गुड्स और सर्विसेज का इंटरनेट पर। एग्जांपल्स इसमें ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका मिंत्रा हो गया, नाइका हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में बात करें तो साइबर सिक्योरिटी
यानी कि हमें अपने सिस्टम्स को, अपने नेटवर्क और डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है डिजिटल अटैक से, अनऑथराइज एक्सेस, ऐसे एक्सेस जहाँ पर अथॉरिटी नहीं है उनको एक्सेस करने का, लेकिन चाहते हैं लोग एक्सेस करके और आपका डेटा चुराना और डैमेज से, तो इसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। एनक्रिप्शन क्या होता है? एक ऐसा पद्धति, एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर आप डेटा को कन्वर्ट करते हैं कोड में, ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो, और ये कोड ऐसा होगा कि कोई जान ही नहीं पाएगा कि वो क्या लिखा हुआ है मैसेज। तो आप देखते हो मैसेज में आपके लिखा है कि योर मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, तो इसका मतलब यही होता है। प्राइवेसी कंसर्न्स यानी वो इश्यूज जो कि आपके पर्सनल डेटा या राइट टू प्राइवेसी जो इस डिजिटल एज में आपको हो सकता है, कोई प्राइवेसी कंसर्न कहते हैं हम उसको, यानी आपके प्राइवेसी को कैसे बचाना है। अब नए नए टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आपने सुना होगा, जनरेटिव एआई का नाम आपने सुना होगा। जनरेटिव एआई मतलब आजकल क्या हो रहा है ना कि कंप्यूटर खुद से ही अपना इंटेलिजेंस तैयार कर रहा है। हम जो कुछ उससे पूछते हैं उससे भी वो चीज़ें जो है ना वो लर्न करना है। तो टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है? मशीन को एनेबल कर रहा है कि वो अपना एक इंटेलिजेंस तैयार करे, है ना? तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर रहा है, ये बिल्कुल कॉपी कर रहा है। स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब इसके अंदर आती है ना? ये एक तरीके से अच्छा भी है, और इसका जो है ना बहुत ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि अगर क्या हो, अगर कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट करने लगे और ह्यूमंस को ही खात्मा करने लगे, टर्मिनेटर वाला जो मूवी का पूरा ये सीन है और रियल में हो जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी, आप स्टोरेज, प्रोसेसिंग वगैरह इंटरनेट पर अगर आप कर रहे हैं, उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो मान लीजिए कि एमएस ऑफिस आपके मान लीजिए लैपटॉप या इसमें कंप्यूटर में नहीं है, और आप ऑनलाइन माध्यम से एमएस ऑफिस का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, है ना? कई बार ऐसा होता है। कई गेम्स आजकल हैं कि आपका लैपटॉप या आपका जो कंप्यूटर है वो उस काबिल नहीं है कि उस गेम को चला पाए, लेकिन ऑनलाइन क्या हो रहा है कि आप जो है ना दूसरे लोगों के पास वो चीज़ें सर्वर्स में स्टोर है और आप ऑनलाइन खेल सकते हो उनके आगे इस्तेमाल करके, उसके लिए आपको कुछ फीस देना होता है। तो आप फ्लेक्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। बिग डेटा किसे कहते हैं? तो बहुत ही लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होते हैं जिसको एडवांस टूल्स के जरिए आप एनालाइज करेंगे, तो स्टोर करेंगे, एनालाइज करेंगे, मैनेज करेंगे, इसको हम बिग डेटा कहते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है? कि डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी है जो कि इंश्योर करता है सिक्योर और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग। क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन वगैरह होते हैं ना, ये ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है, उभरती हुई टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं। अब डेली लाइफ में भी आईसीटी का इस्तेमाल है। आप फ़ोन्स अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग उसके फंक्शंस हैं। फ़ोन में आप कम्युनिकेट भी करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च भी जला लेते हैं, कैमरा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। स्मार्टफोन्स आईसीटी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर, वियरेबल्स हैं आजकल, स्मार्ट वॉच आ गया, स्मार्ट बैंड आ गया, स्मार्ट बल्ब आ गया, स्मार्ट टीवी आ गया, स्मार्ट रिमोट आ गया, स्मार्ट बाइक आ गया, स्मार्ट कार आ गया। तो सारी चीज़ें स्मार्ट हो चुकी हैं। तो ये वियरेबल्स आपका जो चीज़ें आप पहन सकते हो, है ना? जैसे स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर्स वगैरह जो आपके हेल्थ को मॉनिटर करते हैं और कनेक्ट करते हैं दूसरे आपके आईसीटी डिवाइसेस से, इसको हम वियरेबल कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो मैंने आपको बताया ना कि सभी डिवाइसेज आपस में कनेक्ट हैं और एक दूसरे से डेटा शेयर कर रहे हैं, जिससे स्मार्ट होम पूरा आपका रेडी हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं इसको हम। लेकिन आईसीटी के कुछ एथिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो हो सकता है कि कई बार लोगों के दूसरे के डिजिटल कंटेंट को अपने नाम पे लोग चला देते हैं और पैसे कमाते हैं, है ना? अनऑथराइज यूज होता है सॉफ्टवेयर का, डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है। डिजिटल पायरेसी, तो इलीगली अगर आप कॉपी कर रहे हैं और डिजिटल कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे मूवी हो गया, म्यूजिक हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसको हम डिजिटल पायरेसी कहते हैं। साइबर बुलिंग क्या होता है? अगर आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों को हैरेस करने के लिए, दूसरों को आप प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनको हार्म पहुंचा रहे हैं, और ये सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कर रहे हैं, तो उसको हम साइबर बुलिंग कहते हैं, और इसके लिए आपको जेल भी हो सकता है, जेल का प्रावधान भी है ना? तो ये था आईसीटी आपका यूनिट 8। अब हम पहुंच चुके हैं यूनिट 9, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पर। देखिए, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो आज के हमारे नीड्स को भी पूरा कर दे और साथ ही साथ हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आने वाला है उसकी भी नीड्स के लिए हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि आप गरीब बन जाओ बिल्कुल ही। देखिए, आपको अपने जो आर्थिक विकास है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ आपके पर्यावरण को भी हानि ना हो उसका भी प्रोटेक्शन करना होगा, और सामाजिक समरूपता बनी रहे इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन जो है ना, देखिए जब भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं और जब भी मानव के द्वारा कोई भी क्रिया किया जा रहा है ना, तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारा पर्यावरण है उसको क्षति पहुंचता है, हानि होता है, और इससे बहुत सारे चेंजेज आते हैं जो कि हमारे ही ऊपर उसका जो है ना वो गाज गिरता है। तो इसमें हम पेड़ों को काट रहे हैं, अपने शहरों को बढ़ा रहे हैं, और
इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम होगा, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन बढ़ेगा और इससे पूरा का पूरा ये साइकिल जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता जाएगा। एक होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, 8 इंटरनेशनल गोल्स स्टैब्लिश किया गया था एमडीजी में, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2000 में। और इसमें एम था कि भाई हम कैसे पॉवर्टी को, यानी कि गरीबी को उन्मूलन करें, इरेडिकेट करें, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव करना, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, और मैटरनल हेल्थ, मात्र जो माताएं हैं, जो भी जस्ट अभी नई माताएं बनी हैं, उनको उनके स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना, और कैसे हम बीमारियों को कॉम्बैट करें, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमने बात किया, और ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलपमेंट के लिए ये 8 गोल हैं एमडीजी के। इसको अचीव करने में बहुत दिक्कत आया। प्रोग्रेस तो मेड हुआ, पॉवर्टी कम हुआ, भूखमरी, गरीबी कम हुआ, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे टारगेट्स रह गए ना, जो कि जैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वाले, जो कि नहीं पूरा हो पाए 2015 तक। और इसके बाद आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल, जिसमें 169 टारगेट्स और 17 गोल्स हैं, और इसको यूनाइटेड नेशन द्वारा 2015 में अडॉप्ट किया गया। और इसका भी ये लक्ष्य था कि भाई कैसे हम गरीबी को कम करें, कैसे अपने उस पर्यावरण को, अपने पूरे के पूरे इस ग्रह को, प्लैनेट को बचाएं, और प्रॉस्पेरिटी कैसे इंश्योर करें 2030 तक का लक्ष्य, यानी 15 साल का समय है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर है, और एमडीजी से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और इसमें क्लाइमेट एक्शन जैसे एरिया शामिल हैं। इसमें लाइफ बिलो वाटर के बारे में हम बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, और ग्लोबल कॉपरेशन के बारे में बात करते हैं। जो 17वां गोल है वो ग्लोबल कॉपरेशन है, यानी आपस में वैश्विक स्तर पर हमें आपस में जो है ना कॉपरेट करने की आवश्यकता है, इन गोल्स को अगर हम मीट करना चाहते हैं तो। 17वां गोल अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च करिएगा कि SDG बाई प्रतीक तोमर सर, ऐसे करके आप सर्च करेंगे तो वो लिस्ट आ जाएगी, वो जो मैंने ऑलरेडी बनाया है। वहाँ से आप जो है ना ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं कि कैसे 17 गोल आप याद कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज देखें तो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन का नाम आता है। अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है ना, वो राइज हो रहा है, क्योंकि जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसेज हैं, ये भी बढ़ रहे हैं। और ये क्या करते हैं कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं, बाहर जाने नहीं देते एटमॉस्फेयर के, और इससे जो वैश्विक तापन है वो बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन होता है, जिसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, यानी कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगा, और इससे सी लेवल या समुद्री स्तर में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और पूरा का पूरा हमारा जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है ना, ये डिस्टर्ब हो रहा है, ये बिल्कुल ही खराब हो रहा है। मिटिगेशन और एडेप्टेशन, यानी कि आप कैसे निपट सकते हैं, तो आप जो है ना वो क्लाइमेट चेंज को कैसे कम कर सकते हैं। आप एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी पेड़ों को लगा सकते हैं। आप एमिशंस को कट कर सकते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का इजाफा कर सकते हैं, ईजाद कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी। आप अडेप्टेशन को आप जो है ना लाना होगा ध्यान में, जिसमें अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके इम्पैक्ट से हम कैसे एडजस्ट करें, और हमें फ्लड डिफेंस के लिए, यानी बाढ़ से नियंत्रण पाने के लिए अलग अलग चीज़ें बिल्ड करनी होंगी, हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपने बदलना होगा, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे पोल्यूशन है, तो इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस शामिल होते हैं। एयर पोल्यूशन में आपने पर्टिकुलर मैटर का नाम सुना होगा, PM2.5 होता है, PM10 होता है, ये पर्टिकुलेट मैटर है। और वाटर पोल्यूशन भी होता है, और ये एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से भी हो सकता है ना। वाटर पोल्यूशन के कारण भी बहुत सारे हैं, प्लास्टिक यूज की वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकता है, केमिकल का इस्तेमाल अगर बहुत ज़्यादा हो, सॉयल में भी सेम केमिकल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो, अगर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो तो उससे भी सॉयल पोल्यूशन होता है। उससे जो सॉयल में रहने वाले छोटे छोटे जीवाश्म है ना, जो बैक्टीरिया, जीवाश्म कह रहा हूँ, जीव हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगते हैं, और उससे सॉयल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और बैरन लैंड हो जाता है। एयर पोल्यूशन का अलग अलग जो है ना टाइप्स हैं, जैसे स्मॉग है, स्मोक प्लस फॉग, जैसे अभी दिल्ली में जो चल रहा है। एसिड रेन होता है ना, यानी कि जो अम्लीय वर्षा होती है। फिर वाटर पोल्यूशन, जैसे ऑयल स्पिल हो गया, कई बार टैंकर्स जाते हैं ऑयल के और वो बिल्कुल फट जाते हैं, तो पानी पूरा ख़राब हो जाता है, उससे जो जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, केमिकल रन ऑफ हो जाता है। सॉइल पोल्यूशन में पेस्टिसाइड ओवर यूज़ की वजह से होता है। जैव विविधता में जो कमी है ना, ये कैसे आ रहा है, तो जंगलों की कटाई हो रही है, और जो ह्यूमन इंक्रोचमेंट है जंगलों में बढ़ता जा रहा है। जो हमारा बहुत ज़्यादा जंगलों में घुसना भी, ये वहाँ के जो जानवर है ना, उनके लिए खतरा बनता जा रहा है।
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जंगल वाले जो फॉरेस्ट एरिया है ना, उनको प्रोटेक्टेड एरियाज शामिल करना होगा और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कम करना होगा। क्लाइमेट चेंज को जो है ना, तभी हम रोक सकते हैं। पोल्यूशन और ओवर एक्सप्लॉइटेशन अगर स्पीसीज़ का करेंगे तभी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है। कई बार इन जीवों को जो है ना मार दिया जाता है इनके स्किन के लिए, इनके टस्क के लिए, है ना। और जो जंगल की कटाई हो रही है ना, ये लार्जेस्ट स्केल ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है, इससे भी हैबिटेट उनका डिस्ट्रॉय हो रहा है। कई बार जंगल में नेचुरली भी आग लग जाता है ना, नेचुरल फायर जो लग जाता है, इससे भी इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है ना हमारे ओवरऑल इस इन्वायरमेंट, इस पर्यावरण पर असर आ रहा है। नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो एक होता है रीन्यूएबल एनर्जी और एक होता है नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा, है ना? और ये रिप्लेनिश हो जाता है नेचुरली। जैसे सोलर एनर्जी है, ख़त्म नहीं होता है। जो विंड एनर्जी है, जो आपके पवन ऊर्जा है, क्या ख़त्म होगा? कभी नहीं। हाइड्रो पावर या पानी वाला जो है, ये हो सकता है मे बी ख़त्म हो, लेकिन फिर भी हाइड्रो पावर जो है ना, ये पानी अगर बहता रह रहा है तो इससे आप टरबाइन्स के से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और बायोमास मतलब जो भी बचा-खुचा जंगल का पत्ती है, टहनी है, इससे अगर अब बायोमास के ऊपर जो है ना बहुत सारे रूरल एरियाज़ के लोग डिपेंडेंट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पेड़ों की कटाई नहीं करना है, नेचुरली जो चीज़ें गिर रही हैं उसका इस्तेमाल करना है, इसको हम बायोमास कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो चीज़ें फाइनाइट मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कि एक जो है ना उनका मात्रा जो है ना एक लिमिटेड है और उसको बार-बार जो है ना नेचुरली रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है। ख़ास तौर से ह्यूमन टाइम स्केल में, है ना? ये करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में। जैसे फॉसिल फ्यूल है, कोयला, जो तेल है, जो नेचुरल गैस है या मिनरल्स हैं, इनको करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो हमारा जो एनर्जी का यूज़ है ना, इसको हम कैसे रिड्यूस करें? एफिशिएंसी लाना होगा हमें, नए-नए जो है ना इनोवेशन करने होंगे, नई-नई चीज़ें करनी होंगी हमें। अपने जो टेक्नोलॉजी है इनको और बेहतर करना होगा और ख़ास तौर से अपने बिहेवियर को भी चेंज करना होगा ताकि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, इसको और ज़्यादा इस्तेमाल करें और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो कम हो, है ना? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है ये इंडियन लॉ है जिसे इनेक्ट किया गया था हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद इसको बनाया गया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, ताकि कोई भी हजार्ड जो है वो ना हो और उसको रोका जा सके दूसरे लिविंग क्रीचर्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट में भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात करता है कि कैसे ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कम करें। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है ना। और अगर हम बात करें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में जो 1972 में हुआ था, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे पुराना, अगर हम कहें कि कोई कॉन्फ्रेंस या पहला कोई अगर इन्वायरमेंट के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस था तो यही था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, 1997 में आया था ये। पेरिस एग्रीमेंट इसी के सक्सेसर के रूप में 2015 में आया था और दूसरे अलग अलग भी प्रोटोकॉल और समिट होते रहे, जैसे अर्थ समिट 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। और यहीं पर हम बात करते हैं किसके बारे में? सीबीडी के बारे में, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको कई बार पढ़ा दिया है ना? ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे बहुत सारा होता है। ह्यूमन हेल्थ जो है ना, कई बार हमें सांस श्वसन संबंधी जो चीज़ें होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, उसका सामना करना, अस्थमा, ब्रोंकियाइटिस, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये प्रदूषण की वजह से होती हैं। कई बार प्रदूषण की वजह से हार्ट रिलेटेड डिजीज़ भी हो जाता है। प्रदूषण जो है ना वो नॉइज़ पोल्यूशन भी हो सकता है, याद रखिएगा, है ना? नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत खतरनाक पोल्यूशन है। इसके अलावा एयर और वाटर और सॉइल पोल्यूशन तो है ही, और इससे कैंसर तक हो सकता है, दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। वाटर कॉन्टेमिनेट होने से जो है ना वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे टाइफॉइड और कॉलरा भी हो सकता है। ये भी जो है ना याद रखना है आपको, है ना। फिर एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो वो पब्लिक हेल्थ का ब्रांच जो फोकस करता है कि भाई जो लोग हैं और उनका इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है और कैसे हम हेल्दी इन्वायरमेंट रख के डिजीज़ेज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये बात करता है एनवायरमेंटल हेल्थ। नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर्स के बारे में बात करें तो नेचुरल हजार्ड्स वो चीज़ें हैं, वो हजार्ड्स हैं जो कि फिजिकल इवेंट्स, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई सुनामी आ गया, कोई फ्लड आ गया, हरिकेन आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, इसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है, ये नेचुरली होता है। तो ये जो है ना डिजास्टर्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट हार्म पहुंचा सकते हैं हमारे लाइफ को, हमारे प्रॉपर्टी को, इन्वायरमेंट को, तो ये नेचुरल हजार्ड्स हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बारे में बात करें तो हम कैसे अपने आप को तैयार रखें कि कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है अगर कोई डिजास्टर आ जाए तो, है ना। तो कैसे हम रिकवर करेंगे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं इनसे,
या फिर मैनमेड डिजास्टर भी हैं उनसे भी। मान लीजिए कोई फ्लड आ गया तो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम होती है ना जो रिस्पॉन्स देती है, हमारे पास आर्मी है जो कि हेल्प करती है। तो ये सभी चीज़ें, और हमें उन सेंसिटिव जोन्स को जो है ना वो मार्क करना होगा, हमें इवैक्यूएशन प्लान बताने होंगे, हमें रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, अपने आप को तैयार रखना। जैसे मान लीजिए उड़ीसा का जो क्षेत्र है, तो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ये हरिकेन, साइक्लोन्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमें वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से रेडी करना होगा, है ना। और तब जाके हम कहीं न कहीं जो है ना वो मिटिगेट कर सकते हैं ऐसे डिजास्टर्स से। ओके, तो हम देख सकते हैं कि भाई पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ पे, इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है, तो कैसे हमें लोगों के और उनके इन्वायरमेंट के बीच में क्या परस्पर संबंध है, कैसे हम हेल्दी इन्वायरमेंट से डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम कैसे कवर करेंगे, अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को और बेहतर बनाकर, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब, और इंटरनेशनल एफर्ट्स में रियो समिट वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, एजेंडा 21 और रियो डिक्लेरेशन के बारे में, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लिया। मैंने आपको वन लाइनर्स पढ़ाए हैं यूनिट 9 के, तो इसमें ज़्यादा आपको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। वन लाइनर बहुत ही छोटे में ही मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। सीबीडी जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसका एम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैव विविधता को कैसे हम संरक्षण करें और कैसे सस्टेनेबली यूज़ करें, इसके बारे में है। और रामसर कन्वेंशन का भी नाम आपने सुना होगा। ये रामसर साइट्स जो हैं, भारत में करेंटली 85 रामसर साइट्स हैं, याद रखिएगा। और ये वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में है, यानी कि आर्द्र भूमि जो होती है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के बारे में होता है, वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में होता है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि जो है वो सुंदरबन में है, वो वहाँ पर जो है ना वो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। हम उसको हम हॉटस्पॉट भी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें तो भारत और फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस, भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था, आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें करंटली यूएन के सभी कंट्रीज़ के लिए ये ओपन है। पहले ही 121 कंट्रीज़ जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता था उनके लिए ओपन था। तो एक कोएलिशन है सोलर रिच कंट्रीज़ का, जिसमें हम सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हैं और फॉसिल फ्यूल पर अपन डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं कि जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करने की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको हम उन देशों तक भी पहुँचाएँ जिनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अब अलग-अलग यहाँ पे प्रोटोकॉल समिट दिए हुए हैं, एजेंडा 21, सीबीडी, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सभी इसके बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर लिया है। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो एक ग्लोबल अकॉर्ड है जहाँ पर यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या यूएनएफसीसी का एम है कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 2 डिग्री हमें रखना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के अबव में, और कैसे हमें एफर्ट डालना है कि 1.5 डिग्री से नीचे ही रखना है। ये लिमिट जो है ना इससे ज़्यादा ना जाए, मतलब 1.5 डिग्री ये लिमिट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। गुरुग्राम में इसका जो है ना वो हेड क्वार्टर्स है, याद रखिएगा, है ना। और कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन या यूएनसीसीडी 1994 में आया था। इसका एम है कि कैसे हम डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करें, यानी कि मरुस्थलीकरण जो हो रहा है इसको हम कैसे मिटिगेट करें, इसके इफेक्ट्स को से कैसे हम निपट सकते हैं, जो सूखा पड़ जा रहा है। तो हमें नए नए इनोवेटिव और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना होगा। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 में आया था। एक 15 साल वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसका एम था कि कैसे हम डिजास्टर रिस्क को कम करें और रेजिलियंस बिल्ड करें, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना होगा। मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, है ना, 2013। तो ये टारगेट करता है कि कैसे हम मरकरी एमिशन को कम करेंगे और कैसे हम मरकरी वेस्ट को जो है वो हैंडल करेंगे ताकि ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मीनामाता डिजीज़ का भी नाम सुना होगा, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जो वन लाइनर मैंने बताया हुआ है यूनिट 10 का। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 2015 में आए थे। 17 ग्लोबल गोल्स आपको पता ही है, एक ब्लूप्रिंट का काम करते हैं एक बेटर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, है ना। और ये ब्रॉड रेंज ऑफ सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशूज जो है वो कवर करते हैं। अच्छा, गोल नंबर 4 जो है ना, इसमें एजुकेशन के बारे में बात हुआ है, याद रखिएगा। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2002 में आया, 2022 में आया था। ये फ्रेमवर्क जो है ना इसको अडॉप्ट किया गया सीबीडी कॉप 15 में, और एड्रेस करता है अर्जेंट नीड जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ के लिए ज़रूरी है, जो जैव विविधता का। और इसमें हम टारगेट करते हैं प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन जो हमारे इकोसिस्टम है इनका, है ना। तो इसके साथ यूनिट 9 हमारा कंप्लीट होता है, और अब स्टार्ट होता है यूनिट 10 हायर एजुकेशन। और ये जो है ना वो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और हायर एजुकेशन जो है ना, ये पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आप जो है ना जब ग्रेजुएशन में चल जाते हैं वहाँ से हायर एजुकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर कॉलेजेज यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी में जो डिग्री देती है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिल सकता है, और इसको डिज़ाइन किया जाता है कि इंडिविजुअल को हम कैसे प्रोफेशनल कैरियर, रिसर्च और एडवांस नॉलेज के लिए प्रिपेयर करें। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के भी अलग अलग टाइप है, यूनिवर्सिटी होता है, कॉलेज होता है ना। यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपको जो है ना रिसर्च वगैरह भी आप कंडक्ट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिल सकता है, तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको मालूम है कि भाई ये आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देते हैं स्पेसिफिक फील्ड में स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलर ट्रेड या कैरियर बनाने के लिए। जैसे आपके आईटीआई होता है, पॉलीटेक्निक होता है, ये सभी आपके टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए। कम्युनिटी कॉलेज होता है, 2 ईयर प्रोग्राम ऑफेंस में चलाए जाते हैं, एसोसिएट डिग्री या सर्टिफिकेट्स दिया जाता है ताकि लोकल और वोकेशनल एजुकेशन आपको दिया जा सके। अक्सर आप राजस्थान में देख रहे होंगे टूरिस्ट वगैरह, जो टूरिस्ट गाइड वगैरह होते हैं, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। हायर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है? तो एकेडमिक एक्सीलेंस। आपको जो है ना अपने अगर आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं और रिसर्च और एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं, इसके लिए हायर एजुकेशन में जाते हैं। अपने कौशल का विकास चाहते हैं, तो उसके लिए चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे आप अलग अलग स्किल से इक्विप करेंगे, और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, तो ये होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो आप स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं कि कैसे वो सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करें, कैसे ग्लोबल चैलेंजेस को वो एड्रेस करें, इसके बारे में है। इनोवेशन और रिसर्च यानी नवाचार और जो आपका ये अनुसंधान है, इसमें इनकरेज करना। और अब तो एनईपी 2020 में रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के बारे में भी बात हुआ है। तो इससे नवाचार आएगा, इससे जो है ना हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। करिकुलम और पेडागोजी के बारे में बात करें तो करिकुलम डिज़ाइन में हम कोर्स कंटेंट इंक्लूड करते हैं, लर्निंग आउटकम क्या होगा, असेसमेंट मेथड्स क्या क्या होंगे, ये रेलेवेंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए और अलाइन होना चाहिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, अकेडमिक गोल्स से। पेडागोजिकल अप्रोचेस के बारे में बात करें तो टीचिंग मेथड्स जो कि हायर एजुकेशन में यूज़ होते हैं, जैसे लेक्चर्स हो गया, सेमिनार, वर्कशॉप हो गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, ये सभी पेडागोजिकल अप्रोचेज हैं। मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करें तो फ्लिप्ड क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन। फ्लिप्ड क्लासरूम, तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? फ्लिप्ड क्लासरूम में जैसे हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है ना वो पहले से ही कुछ वीडियोस और कुछ उनको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, और वो अपने घर पे जाके उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, और फिर जो डिस्कशन है वो क्लासरूम में आके होता है, फ्लिप्ड क्लासरूम। ब्लेंडेड लर्निंग में ऑनलाइन लर्निंग प्लस ऑफलाइन लर्निंग, आप जो है क्लास में भी पढ़ाते हैं और उनको ऑनलाइन भी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो ब्लेंडेड लर्निंग हो गया। ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में होता है, सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये ऑनलाइन एजुकेशन है। एक्रेडिटेशन और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करें तो एक्रेडिटेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि जो इंस्टीट्यूशन या प्रोग्राम है ना उसको इवेलुएट किया जाता है और सर्टिफाई किया जाता है कि वो कुछ स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है कि नहीं। अगर मीट कर रहा है तो एक्रेडिट कर दिया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस वो मैकेनिज्म और प्रोसेस होता है जिससे इंश्योर किया जाता है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में होता रहे, और इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रिव्यूज शामिल होते हैं। जो शिक्षार्थी हैं उनकी प्रतिक्रिया, फीडबैक क्या है, उसको भी यहाँ शामिल किया जाता है और बेंचमार्क दिया जाता है, तो क्वालिटी एश्योर होता है। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज होता है, जैसे एकेडमिक एडवाइजिंग, जैसे गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को कि कौन से कोर्स उनको सेलेक्ट करना चाहिए, क्या कैरियर प्लानिंग, क्या कैरियर में आगे बढ़ना चाहिए, कौन से में एकेडमिक प्रोग्रेस कैसे होगा उनका। काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सर्विसेज में जैसे स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में हम बात करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करो। कैरियर सर्विसेज में जैसे उनके जॉब प्लेसमेंट के बारे में असिस्टेंट देते हैं, इंटर्नशिप और रिज्यूम राइटिंग के बारे में, कैरियर प्लानिंग के बारे में हम बात करते हैं। लाइब्रेरीज और लर्निंग रिसोर्सेज, जैसे कि कैसे उनको हम एक्सेस देंगे एकेडमिक रिसोर्सेज का, रिसर्च डेटाबेस और स्टडी स्पेसेस, ये सभी शामिल होते हैं इसमें। रिसर्च और डेवलपमेंट, तो रिसर्च क्या होता है भाई? आप नए नॉलेज को जनरेट करने के लिए कुछ भी अगर कर रहे हैं, रिसर्च कहते हैं, यानी कि आप इसमें कुछ ना कुछ नया जोड़ना चाहते हैं। सोशल कोई भी सामाजिक इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी एडवांस नॉलेज गेन करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो रिसर्च जो है ना वो फंडामेंटल या बेसिक भी हो सकता है और अप्लाइड या प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ये फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च, मैंने जैसे रिसर्च वाली यूनिट में बताया कि एक्सपेंशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, नॉलेज को एक्सपैंड करने के बारे में बात करते हैं, तो फंडामेंटल रिसर्च। और अगर रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने के बारे में बात करते हैं तो अप्लाइड रिसर्च होता है। फंडिंग में रिसर्च क्योंकि बहुत ही एक टीडियस टास्क है और उसमें बहुत सारा जो है ना वो रिसोर्सेज लगते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स देता है। जैसे अगर आप ये एग्जामिनेशन पास कर गए, जो आपका कल एग्जामिनेशन है नेट जीआरएफ का, या फिर जो भी जिस भी डे अगर आपका एग्जामिनेशन है, तो इसके लिए ग्रांट देता है जो जेआरएफ, जिसे हम कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और 2 साल बाद ये एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप में चेंज हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सरशिप भी होता है और इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज भी होते हैं। ये फंडिंग होता है ताकि आप रिसर्च करें तो आपको पैसे वगैरह की चिंता ना करनी पड़े।
हायर एजुकेशन पॉलिसीज और गवर्नेंस के बारे में बात करें तो नेशनल पॉलिसीज जैसे गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है अलग अलग पॉलिसी रेगुलेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए हायर एजुकेशन को, जिसमें फंडिंग शामिल होता है, जिसमें एक्रेडिटेशन और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी शामिल होता है। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस के बारे में बात करें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है ना। उच्च शिक्षा में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। पहला चुनौती है एक्सेस और इक्विटी का। सभी लोग उच्च शिक्षा ले नहीं पाते हैं क्योंकि हायर एजुकेशन जो है ना वो सब तक पहुंचना जो है ना अभी इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग है। जेंडर में कई बार लोग जो है ना लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाते हैं, लोकेशन कई बार ऐसा होता है। तो हमें ये क्या करना है, हमें इस एक्सेस को और इस इक्विटी को बेटर करना है। तो हमें इंश्योर करना है कि हायर एजुकेशन जो है एक्सेसिबल हो सभी इंडिविजुअल्स तक, और चाहे उनका सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, है ना। हायर एजुकेशन जो है ना कई बार लोग नहीं करते क्योंकि अफोर्डेबल नहीं होता, बहुत महंगा होता है। तो हमें जो ये फीस का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है इसको भी कम करने पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। कैसे फाइनेंशियल बर्डन कम पड़े स्टूडेंट्स के ऊपर और फैमिलीज़ के ऊपर, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा क्वालिटी वर्सेज क्वांटिटी, देखिए हमें बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ज़रूरत है गुणवत्तापूर्ण इंस्टीट्यूशंस या गुणवत्ता जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में गुणवत्ता हो, जिन भी इंस्टीट्यूशंस में या संस्थानों में गुणवत्ता हो, उसको ज़्यादा बेहतर हमें ज़्यादा प्रमोट करना है। तो हाई स्टैंडर्ड्स हो एजुकेशन और रिसर्च का। ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वैश्वीकरण। तो आज का जो हमारा डिमांड है ना ग्लोबलाइज वर्ल्ड का, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तभी हम जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि आज हमारे जो थ्योरी जो किताबें हैं वो 10 साल 15 साल पुराने करिकुलम पे चल रही हैं। अगर इसको हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम कैसे आज के नीड्स को मीट कर पाएंगे। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भी जरूरत है, कंपटीशन की भी जरूरत है। हायर एजुकेशन में क्या ट्रेंड आ सकता है, तो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट हम कर रहे हैं धीरे धीरे करके, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स आ रहे हैं। इससे हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा जो है ना वो एक्सेसिबल भी हो रहा है और इससे जो है ना सस्ता भी हो रहा है, यानी अफोर्डेबल भी हो रहा है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में हम बात करें, जहाँ पर जीवन पर्यंत जो है सीखने की प्रक्रिया जो है वो शामिल है। हमें कंटिन्यूस एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू आउट एन इंडिविजुअल कैरियर। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के बारे में बात करें, अगर अलग अलग सब्जेक्ट को मिक्स करके भी हम पढ़ रहे हैं, हमें कोलैबोरेशन को भी इनकरेज करना है। अलग अलग एकेडमिक डिसिप्लिन्स आपस में जुड़ के कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को एड्रेस करें, इनोवेशन या नवाचार को फोस्टर करें। अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है ना वो बिल्कुल ही स्मूथली हम जो है ना स्विच कर सकें, इसके बारे में भी हमें ध्यान देना है। फ्यूचर ट्रेंड ये भी है, NEP 2020 में भी इसके बारे में बात होता है। और ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी एक्सपेंड करना होगा। हमें जो है ना अलग अलग पूरे विश्व से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज से आपस से सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलता है और इससे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और रिसर्च जो है ना ये एनहेंस होता है। तो ये था हमारा ओवरऑल हायर एजुकेशन का जो लेक्चर था। इसके बाद मैं कुछ और जोड़ना चाहूँगा हायर एजुकेशन में, है ना। तो क्या जोड़ना चाहूँगा, सबसे पहले ये एंशिएंट एजुकेशन के बारे में मैं जोड़ना चाहूँगा, जिसको मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया था। अब एंशिएंट एजुकेशन के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे, इनके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ संक्षेप में। तो देखिए एंशिएंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भारत में है ना, इनमें आपने नाम सुना होगा नालंदा का, है ना। आपने नाम सुना होगा तक्षशिला का। आपने नाम सुना होगा जो है ओदंतपुरी का, विक्रमशिला का। नालंदा जो है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तक्षशिला जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, याद रखिएगा तक्षशिला, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में स्थित है। और ये 5th सेंचुरी BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आपको अभी से लेके लगभग 2500 साल पहले से 5th सेंचुरी CE तक चला था। वेद, ग्रामर, फिलॉसफी के ऊपर स्पेशलाइजेशन था। मेडिसिन, सर्जरी, आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी और आर्करी मिलिट्री साइंस यहाँ पे पढ़ाया जाता था। और यहाँ से निकलने वाले जो नोटेबल स्कॉलर्स थे, जैसे चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। जीवक का नाम सुना होगा, एक रिनोन्ड फिजिशियन थे। पाणिनि का नाम सुना होगा, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर कहा जाता है, ये थे। नालंदा यूनिवर्सिटी ये करेंटली बिहार में ये स्थित था और अभी भी इसके जो अवशेष हैं वो मौजूद हैं। 5th सेंचुरी CE से 12th सेंचुरी CE तक चला था और इसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था 1193 CE में लगभग। यहाँ पर महायान बुद्धिज्म के ऊपर फोकस था। मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और लॉजिक, लिटरेचर, फिलॉसफी। ये एक रेजिडेंशियल कैंपस था जिसमें 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स साथ में रहते थे और साथ में 2,000 टीचर्स थे। तो ये आप समझिए कि 1:5 का रेशियो था टीचर्स टू स्टूडेंट का। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी था, एक बहुत लाइब्रेरी बड़ा था। 3 बिल्डिंग्स थे जिसे हम कहते हैं रत्न सागर,
रत्नदादी और रत्न रंजक करके 3 यहाँ पर लाइब्रेरीज हुआ करते थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। विक्रमशिला के बारे में बात करें तो ये भी बिहार में स्थित 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी चला था। इसको भी बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तांत्रिक बुद्धिज्म के बारे में, जो तंत्र विद्या है, बुद्धिज्म वाला जो तांत्रिक पार्ट है, वो विक्रमशिला में आता है। लॉजिक, फिलोसफी, ग्रामर के भी बारे में इसमें बात हुआ, लेकिन तांत्रिक बुद्धिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस था। किंग धर्मपाल द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। पाल डायनेस्टी के ये थे, है ना, किंग धर्मपाल। सेकेंड लार्जेस्ट सेंटर था ये लर्निंग का आफ्टर नालंदा। वल्लभी जो है वो गुजरात में स्थित था। वल्लभी 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक चला और यहाँ से मेडिसिन, लॉ, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात होता था। हीनयान बुद्धिज्म जो है ना, इसके ऊपर भी इनका फोकस था और बुद्धिस्ट और जैन दोनों द्वारा ही इसको वैल्यू किया जाता था, है ना। वल्लभी यूनिवर्सिटी उदनपुरी जो मैंने बोला, बिहार में ही अवस्थित था 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी। एक चीज देख रहे होगे कि बिहार उस समय पर सेंटर ऑफ लर्निंग था, याद रखिएगा। तो बुद्धिस्ट स्टडीज, मेडिसिन और लॉजिक, ये सारी चीज़ें, और गोपाल द्वारा ये फाउंड किया गया था, है ना। ये पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाल, और ये जो तिब्बतन मोनास्टिक एजुकेशन था उससे इन्फ्लुएंस था उदनपुर यूनिवर्सिटी। फिर मिथिला का नाम आपने सुना होगा, प्रेजेंट डे बिहार, ये भी था। ये एंशियंट टू अर्ली मिडिवल पीरियड तक न्याय मीमांसा इसके ऊपर इसका फोकस था। और गार्गी और यज्ञवल्क्य जैसे जो है ना बड़े बड़े यहाँ से जो स्कॉलर्स है वो हुए। फिर शारदा पीठ आपने नाम सुना होगा, कश्मीर इंडिया में प्रेजेंट डे ये मौजूद है। तो ऐसे करके बहुत सारे एंशियंट लर्निंग सेंटर्स थे जो भारत में थे, है ना। इनके बारे में भी आपको जानने की आवश्यकता थी। ये मैंने कवर नहीं कर पाया था मैं, इसलिए मैंने लास्ट में आपको ये चीज़ें बता दी। तो आई होप कि आज के इस सेशन में आपको जो है बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। लगभग 1.5 घंटे के सेशन में हमने एक ओवरव्यू देख लिया पूरे पेपर 1 का, और ये बहुत हेल्प करेगा आपको जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, तब आपको इस चीज़ का समझ आएगा, है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं कवर कर देता हूँ, वो भी मैंने कवर करना भूल गया था। जो स्वयं के क्वाड्रेंट्स हैं, इनमें भी बहुत लोगों को डाउट आ जाता है। तो स्वयं के क्वाड्रेंट्स को भी मैं बता देता हूँ। देखिए, जो स्वयं क्वाड्रेंट्स है ना, स्वयं में पहला क्वाड्रेंट है ई ट्यूटोरियल। ई ट्यूटोरियल जो है ना, इसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, और इसमें विजुअल एड्स होते हैं, एनिमेशन होता है, इसमें ग्राफिक्स होता है, प्रेजेंटेशन होता है। याद रखिएगा, इसमें यहाँ बता देता हूँ आपको। पहला क्वाड्रेंट होता है ई ट्यूटोरियल। फिर इसमें क्या होता है, तो आप इसको वीडियो लेक्चर्स से याद रख सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स। फिर दूसरा कंटेंट होता है इसमें, दूसरा होता है क्वाड्रेंट ई कंटेंट। तो इसमें डिजिटल रीडिंग मटेरियल्स जैसे आपके पीडीएफ हो गया, ई बुक हो गया, ये सब होता है, प्रेजेंटेशन हो गया, ये सब होता है। तो वीडियो लेक्चर को सप्लीमेंट करने के लिए इसको दिया जाता है। थर्ड जो होता है इसका क्वाड्रेंट होता है डिस्कशन फोरम। तो डिस्कशन फोरम, तो ये ऑनलाइन आपके डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, है ना। जैसे आपका पीयर टू पीयर और टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है यहाँ पर, पीयर टू पीयर और टीचर स्टूडेंट भी होता है यहाँ पर इंटरेक्शन। और जो चौथा कोऑर्डिनेट है इसका, वो होता है असेसमेंट वाला, है ना, मूल्यांकन। तो इसमें असाइनमेंट दिया जाता है, इसमें जो है ना क्विज होता है, टेस्ट होता है, और पीरियोडिक इवैल्यूएशन होता रहता है प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। इसका पर्पज है कि कैसे हम लर्नर का अंडरस्टैंडिंग को असेस कर पाएँ और नॉलेज रिटेंशन को इंश्योर कर पाएँ। स्वयं को जो क्वाड्रेंट है ना, इनको डिजाइन किया गया है 360 डिग्री लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। याद रखिएगा ये लाइन, 360 डिग्री लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। इसमें थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, कोलैबोरेटिव, इवैल्यूएटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं। ये अप्रोच जो है ना, ये लर्निंग को ज़्यादा एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाता है, इम्पैक्टफुल बनाता है। और जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का गोल है ना, उससे ये अलाइन करता है, ताकि हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकें टीचिंग लर्निंग आउटकम को एनहेंस करने के लिए, है ना। तो ये आपका हो गया जो क्वाड्रेंट्स हैं स्वयं के। हाँ, अच्छा, आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, बहुत ही शॉर्ट में, कॉन्साइज वे में बताने की कोशिश की है। वीडियो का स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने पूरे वीडियो को यहाँ तक देखा है, अगर हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा ये लास्ट डे पे, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बताइए कि कैसा लगा हमारा ये एफर्ट ओवरऑल, है ना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।